एपिसोड की शुरुआत में हम एक पुराने कैसल को देखते हैं जो कि जंगल के बीचों बीच में है, क्योंकि ये जगह सुनसान है। तो डीमंस ने इसे अपना अड्डा बना लिया था और वो आसपास के गांव वालों को किडनैप करके यहाँ ला रहे थे। इनसे निपटने के लिए विंड हाशिरा सानेमी और सरपेंट हाशिरा ओबेनाई को बुलाया जाता है। इनके साथ 2 लो रैंक डीमन स्लेयर्स भी थे। तभी ये लोग एक डीमन को देख लेते हैं जो कि एक लेडी को किडनैप करके ले जा रहा था। उसका पीछा करते हुए ये लोग भी कैसल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन कैसल में कई सारे डीमंस छुपे हुए थे जो कि इन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन दोनों हाशिराज उनकी गर्दन काट के उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि हाशिराज के सामने ये मामूली डीमंस कुछ भी नहीं थे। हाशिराज बाकी दोनों डीमन स्लेयर्स को बाहर जाने को बोलते हैं क्योंकि उनके रहने से ये ठीक से लड़ नहीं पाएंगे। ये जगह काफी अजीब थी क्योंकि इन्होंने कभी इतने डीमंस एक जगह पर नहीं देखे थे। अब उस लेडी की चीख सुनकर सानेमी ऊपर जाता है तो वहाँ बहुत सारे डीमंस बैठे हुए थे। सानेमी विंड ब्रीदिंग के सेकंड फॉर्म का यूज कर उन्हें मार देता है। वो डीमन अब समझ जाता है कि ये दोनों कोई मामूली डीमन स्लेयर्स नहीं हैं, बल्कि जरूर हाशिरा हैं, और वो तुरंत यहाँ से भागना शुरू कर देता है। सानेमी उसका पीछा करता है, लेकिन डीमंस कीड़े मकोड़ों की तरह उसके सामने आते ही जा रहे थे। कैसल के बाहर इन्हें थोड़े अलग तरह के डीमंस मिलते हैं। ओबेनाई सानेमी से कहता है कि वो जाकर उस औरत को बचाए, इन डीमंस को वो अकेला संभाल लेगा। ओबेनाई फिर सरपेंट ब्रीदिंग का थर्ड फॉर्म यूज करता है और इन सभी डीमंस को काट देता है। सानेमी भी विंड ब्रीदिंग का फोर्थ फॉर्म यूज कर बाकी डीमंस का सफाया कर देता है। अब ये देख वो डीमन खुद ही इस औरत को फेंक देता है, पर ओबेनाई उसे कैच कर लेता है। फिर दोनों हाशिराज उस डीमन का पीछा करते हुए जब उसके घर के अंदर कूदते हैं तो ये अपने सामने इन्फिनिटी कैसल को देखते हैं। हाशिराज ने ये जगह पहली बार देखी थी। अब अचानक ही इन्फिनिटी कैसल यहाँ से गायब हो जाता है, जिस वजह से वो डीमन भी जिंदा बच निकलता है। दोनों हाशिराज को समझ नहीं आता कि वो जगह आखिर क्या थी और डीमंस अचानक गायब कैसे हो सकते हैं। दूसरी तरफ हम कानाओ को देखते हैं जो कि एक मिशन करके वापस लौट रही थी। वो सीधा शिनोबू से जाकर मिलती है। शिनोबू कानाओ को स्वर्डस्मिथ विलेज के बारे में सब कुछ बताती है कि वहाँ पर 2 अपर रैंक डीमंस ने अटैक कर दिया था, लेकिन मुइचिरो, मित्सुरी और तांजीरो ने मिलकर उन्हें मार दिया। साथ ही नेजुको ने सूरज पर जीत हासिल कर ली है, यानी वो डीमन होने के बावजूद सूरज की रोशनी में बाहर निकल सकती है। ये काफी बड़ी बात थी क्योंकि मुजान अब नेजुको के पीछे जरूर आएगा, और इसी बात पर चर्चा करने के लिए अर्जेंट हाशिरा मीटिंग रखी गई है, जिसके लिए शिनोबू को उबुयाशी की मेंशन में जाना है। तांजीरो भी यहीं पर था, जिसे गोतो नाम के काकुशी से पता चलता है कि स्वर्डस्मिथ विलेज के लोग जल्दी से गांव छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं क्योंकि इस गांव की लोकेशन डीमंस को पता चल गई है और वो फिर से वहां हमला कर सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन के लिए पहले से ही कई सारे खाली गांव बना दिए गए थे ताकि स्वर्डस्मिथ विलेज के लोग जल्दी से वहां ट्रांसफर हो सके। तांजीरो 1 हफ्ते से बेहोश था, लेकिन जागने के बाद वो ठूस ठूस के खा रहा था क्योंकि मित्सुरी भी बहुत खाती है और वो उसकी तरह स्ट्रॉन्ग होना चाहता था। काकुशी बताता है कि मित्सुरी और मुइचिरो तो 3 दिन में ही ठीक हो गए थे। साथ ही नेजुको वाली खबर सुनकर सभी डीमन स्लेयर्स अलर्ट पर हैं। इधर हाशिरा मीटिंग में सानेमी और ओबेनाई सबसे आखिर में आते हैं। सानेमी को इस बात का गुस्सा आ रहा था कि उसका सामना अब तक किसी अपर रैंक डीमन से क्यों नहीं हुआ। स्टोन हाशिरा ग्योमी को खुशी थी कि मित्सुरी और मुइचिरो ने बिना अपनी जान गंवाए 2 अपर रैंक्स को मार दिया। ये लोग मास्टर कागाया के आने का वेट कर रहे थे, लेकिन तभी मीटिंग में मास्टर की पत्नी अमाने आ जाती है। वो इन सबको बताती है कि उनके मास्टर की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि अब शायद ही वो कभी इनके सामने आ पाएं। ये सुन सभी हाशिराज को बुरा लगता है और ग्योमी मास्टर की अच्छी हेल्थ के लिए प्रार्थना करता है। अमाने कहती है कि नेजुको ने सूरज पर जीत हासिल कर ली है। अब मुजान किबुत्सुजी जरूर नेजुको को लेने आएगा ताकि वो भी उसकी तरह सूरज पर जीत हासिल कर सके, यानी कि जल्द ही इनका सामना मुजान से हो सकता है। अमाने को यह भी पता चला है कि लड़ाई के दौरान मित्सुरी और मुइचिरो के चेहरे पर एक निशान आ गया था। वो जानना चाहती है कि उन्हें यह निशान कैसे मिला। सेंगोकू पीरियड के समय फर्स्ट ब्रीदिंग यूज करने वाले तलवारबाजों ने मुजान को लगभग मार ही दिया था, तब उनके शरीर पर भी स्पेशल निशान प्रकट हुआ था। ये सुन हाशिराज चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें कभी भी ऐसे निशान के बारे में नहीं बताया गया। अमाने कहती है कि उन्हें भी नहीं पता कि ये सच में होता है या सिर्फ ये कहानियां हैं। इस बारे में सिर्फ एक किताब में लिखा हुआ है कि जब यह मार्क किसी इंसान पर प्रकट होता है तो उसके आसपास वाले लोगों पर भी ये निशान आ जाता है। अमाने आगे बताती है कि इस जनरेशन में जिसे सबसे पहले यह मार्क मिला था वो कोई हाशिरा नहीं था, उसका नाम है तांजीरो।
लेकिन तांजीरो ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि ये निशान प्रकट कैसे होता है। इसीलिए वो मित्सुरी और मुइचिरो से पूछना चाहती है। अब मित्सुरी भी तांजीरो की तरह बड़बड़ करने लगती है, जो कि किसी को समझ नहीं आता और सब उसे घूरने लगते हैं। इसके बाद मुइचिरो बोलता है कि उसे तो पता भी नहीं चला था कि उसके चेहरे पर कोई मार्क आया है। लड़ाई के दौरान उसे जहर दे दिया गया था, जिससे वो हिल भी नहीं पा रहा था। एक बच्चा उसकी जान बचाने की कोशिश में खुद मरने वाला था। उसी समय मुइचिरो की खोई हुई मेमोरीज भी लौट आई थी। जब मार्क अपीयर हुआ था तब उसका दिल 1 मिनट में 200 बार धड़क रहा होगा और उसका शरीर भी काफी गर्म होकर 39 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। इन 2 कंडीशन की वजह से ही शायद मुइचिरो पर वो मार्क प्रकट हुआ था। शिनोबू कहती है कि ये दोनों चीजें काफी जानलेवा हैं, यानी कि उस मार्क को हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। पर सानेमी कहता है कि ये तो बड़ा आसान है, जिस पर वाटर हाशिरा गियू सानेमी को ताना मारता है कि तुम्हारे छोटे से दिमाग को तो ये काम आसान ही लगेगा। जो सुन सानेमी गुस्सा हो जाता है। अमाने चाहती थी कि सभी हाशिराज मार्क मैनिफेस्ट करना सीख जाएं, ताकि वो लोग और भी स्ट्रॉन्ग बन सकें। इतना कहकर अमाने यहाँ से चली जाती है। अब गियू भी उठकर जाने लगता है। सानेमी उसे रोकते हुए कहता है कि अभी मीटिंग पूरी नहीं हुई है, जिस पर गियू बोलता है कि तुम लोग आपस में बात कर लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। ओबेनाई को ये बात पसंद नहीं आती। शिनोबू भी गियू से पूछती है कि उसे क्या हुआ, जिस पर गियू इतना बोलता है कि वो उन सब से अलग है। ये बात सुन सानेमी गुस्सा हो जाता है कि तुमने पहले भी ये बात कही थी, तुम खुद को हम सबसे ऊपर मानते हो क्या। अब इन दोनों में झगड़ा होने ही वाला था कि गियोमी ताली बजाकर सबको शांत कर देता है और सबको वापस बैठने का ऑर्डर देता है। इधर बटरफ्लाई मेंशन में तांजीरो को पता चलता है कि नेजुको बाकी लड़कियों के साथ बाहर खेल रही है और वो उसे बात करना भी सिखा रही थी। बाहर हम जेनित्सु को देखते हैं, जो कि एक मिशन पूरा करके लौटा ही था। तीनों लड़कियां उसका स्वागत करती हैं और फिर नेजुको भी बाहर आकर जेनित्सु को वेलकम बैक कहती है। जेनित्सु ने पहली बार नेजुको को दिन में देखा था और उसकी आवाज सुनकर वो पूरा पागल ही हो जाता है और चिल्लाने लगता है। वो नेजुको के पास आकर कहता है कि तुम मेरे लिए बोलना सीख गई, ये तो कमाल है। जल्दी मुझसे शादी कर लो, मैं रोज तुम्हें सुशी खिलाऊंगा, चलो घर बसाते हैं। इसके बाद नेजुको कहती है कि वेलकम बैक इनोसुके, यानी कि उसे जेनित्सु का नाम तक नहीं पता था। ये सुन जेनित्सु बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि वो सुअर का बच्चा कहाँ है, मैं उसे मार डालूंगा। हमें पता चलता है कि इनोसुके सुबह से ही नेजुको को अपना नाम रटवा रहा था। खैर, हेगेनेजुका यहाँ तांजीरो की तलवार लेकर आता है, जो कि बहुत ही कमाल लग रही थी। ये वही योरिची वाली तलवार है जो तांजीरो को मिली थी। उस पर रेंगोकू का सोर्ड गार्ड भी लगा हुआ था और तलवार पर स्ले लिखा हुआ था। हेगेनेजुका बताता है कि ये तलवार काफी हाई क्वालिटी स्टील की बनी है, इसे चलाने वाला जरूर बहुत ताकतवर रहा होगा। ये तलवार रैंकिंग सिस्टम से भी पुरानी है, क्योंकि अब तो हर हाशिरा की तलवार पर डिस्ट्रॉयर ऑफ डीमंस लिखा जाता है। तांजीरो पूछता है कि लड़ाई के समय तो तलवार पर यह नहीं लिखा हुआ था, जिस पर हेगेनेजुका गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने तलवार पूरी होने ही कहां दी थी। इसे धार करने के चक्कर में मेरी इतनी पिटाई हुई है कि मेरे शरीर का पुर्जा पुर्जा अब भी दर्द कर रहा है। इसके बदले तुम्हें जिंदगी भर मुझे मिठाई खिलानी होगी। जिसके लिए तांजीरो मान जाता है और हेगेनेजुका यहाँ से चला जाता है। तभी खिड़की तोड़कर इनोसुके यहाँ आ जाता है, जो देख काकुशी उस पर गुस्सा करता है और गेन्या सोचता है कि उसे अपना अलग कमरा चाहिए। इनोसुके तांजीरो को बताता है कि जॉइंट ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। तांजीरो पूछता है कि कौन सी ट्रेनिंग, तो इनोसुके बोलता है कि मुझे नहीं पता। इस ट्रेनिंग का नाम है हाशिरा ट्रेनिंग, जिसमें सभी हाशिराज अपने से नीचे वाले डीमन स्लेयर्स को ट्रेनिंग देकर उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। वो जल्द से जल्द ये ट्रेनिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि पता नहीं मुजान क्या खिचड़ी पका रहा है और सभी डीमंस नेजुको को पकड़ने की फिराक में होंगे, तो इन्हें आने वाले अंतिम युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। ग्योमी कहता है कि वो रिटायर्ड हाशिरा टेंजन उजुई को भी मदद के लिए बुलाने वाला है। सभी हाशिराज इस ट्रेनिंग के लिए मान जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों गियू इनके साथ नहीं था। अगले दिन तांजीरो और जेनित्सु इस ट्रेनिंग के बारे में बातें कर रहे थे। जेनित्सु को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि अभी तो वो मिशन से लौटा है और आते ही उसे ट्रेनिंग पर लगा दिया। तांजीरो कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना कि उन्हें हाशिराज के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है, इससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे जेनित्सु गुस्सा हो जाता है और तांजीरो का माथा काटने लगता है और कहता है कि तुम तो बिस्तर पे पड़े हो, तुम्हें क्या पता कि हम पे क्या बीत रही है, अब से हमारी दोस्ती खत्म। इतना कहकर जेनित्सु जाने लगता है, पर तांजीरो उसे थैंक यू बोलता है कि लड़ाई के दौरान
तांजीरो के पैर भी नहीं हिल पा रहे थे, लेकिन जेनित्सु की सिखाई थंडर ब्रीदिंग की वजह से वो डीमन को पकड़कर उसका गला काट पाया। इसी तरह हाशिरा ट्रेनिंग भी उनके बहुत काम आएगी। अब खुद की तारीफ सुनकर जेनित्सु का सारा गुस्सा गायब हो जाता है और वो खुशी खुशी ट्रेनिंग पर जाने लगता है। इधर टेंजन उजुई स्लेयर्स को कड़ी ट्रेनिंग करवा रहा था। वो सब बुरी तरह थक गए थे, लेकिन उजुई उन्हें भागते रहने को कहता है क्योंकि ये तो बेसिक स्टेमिना ट्रेनिंग थी। उसके बाद वाले हाशिरा तो इनकी चटनी बना देंगे। यहाँ पर उजुई की तीनों वाइफ्स भी आई हुई थी और सबके लिए खाना पका रही थी। उजुई से छूटने के बाद इन सबको मुइचिरो से ट्रेनिंग लेनी होगी, जो होगी मूवमेंट ट्रेनिंग, फिर मित्सुरी की फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, इसके बाद ओबानाई की तलवारबाजी ट्रेनिंग, फिर सानेमी की एंडलेस स्ट्राइकिंग ट्रेनिंग और आखिर में ग्योमी की मसल ट्रेनिंग। हाशिरा भी इस बहाने खुद को ट्रेन कर रहे थे ताकि अपने डीमन स्लेयर मार्क को मैनिफेस्ट कर सकें। शाम को तांजीरो के पास एक कासुगाई क्रो आता है और उसके सिर पर चोंच मार के उसे एक लेटर देता है। ये लेटर मास्टर कागाया ने भेजा था, जिसमें लिखा था कि सिर्फ गियू है जो हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रहा। दूसरी तरफ हम लेडी तमायो को देखते हैं, जिसकी विंडो पर एक कासुगाई क्रो आता है। तमायो को यकीन नहीं होता कि डीमन स्लेयर्स ने उसे कैसे खोज लिया, क्योंकि तमायो का घर तो हमेशा ही छुपा रहता है। ये क्रो मास्टर कागाया ने भेजा था, जो लेडी तमायो से कहता है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो उसकी मदद मांगने आया है। डीमन स्लेयर कॉर्प्स में भी एक लड़की है जिसे डीमंस की बॉडी की काफी जानकारी है। ये चाहते थे कि तमायो भी उसके साथ मिलकर नेजुको की जांच करे। मुजान किबुत्सुजी को हराने के लिए क्या तमायो उनके साथ मिलकर काम करेगी? वो उसे उबुयाशी की मेंशन में आने का इनविटेशन देने आया है। तमायो को ये सुनकर यकीन नहीं होता कि उसके जैसी एक डीमन को डीमन स्लेयर के हेडक्वार्टर्स में इनवाइट किया गया है। और तभी योशिरो भागते हुए यहाँ आता है और तमायो से कहता है कि उन्हें जल्दी से ये जगह बदल लेनी चाहिए, पर तमायो कहती है कि अब उसकी जरूरत नहीं है। नेजुको के सूरज पर जीत हासिल करने की वजह से कुछ बड़ा होने वाला है। शायद ये काफी पहले ही तय हो गया था। हम देखते हैं कि तमायो पहले योरिची से मिल चुकी है। तमायो योशिरो से कहती है कि वो जगह जरूर बदलेंगे क्योंकि वो अब डीमन स्लेयर्स के हेडक्वार्टर्स में जा रहे हैं। दूसरी तरफ तांजीरो को भी मास्टर कागाया का लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था कि तांजीरो अब तुम कैसे हो? मेरी बदनसीबी है कि अब मैं हिल भी नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम गियू से जाकर बात करो। वो हमेशा अकेला रहता है और हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा भी नहीं ले रहा। मुझे उम्मीद है कि तुम उससे प्यार से बात करके उसे एक नई दिशा दिखाओगे। अगली सुबह तांजीरो गियू से मिलने जाने लगता है। उसे ओई मिलती है और तांजीरो उससे पूछता है कि अगर कोई इंसान हमेशा ही अकेला रहता है तो उसका मूड अच्छा कैसे किया जा सकता है। ओई कहती है कि उसे भी इस बारे में नहीं पता, लेकिन वो तांजीरो और गियू के खाने के लिए ओनिगिरी पैक कर देती है, जिसे खाकर तांजीरो अपना माइंड और बॉडी हेल्दी रख सके। तांजीरो अब गियू के मेंशन के सामने जाता है और चिल्लाने लगता है कि क्या वो अंदर है? मैं हूँ तांजीरो। तांजीरो के काफी देर तक चिल्लाने पर भी गियू उसे कोई जवाब नहीं देता, तो तांजीरो खुद ही अंदर आ जाता है, जो गियू को अच्छा नहीं लगता। तांजीरो अब गियू के सामने बैठकर उसे बताता है कि कैसे सभी हाशिराज ट्रेनिंग करने में लगे हुए हैं और तांजीरो 7 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा और वो गियू के साथ ट्रेनिंग करना चाहता है। गियू उसे साफ मना कर देता है। तांजीरो पूछता है कि क्यों, वो किस बात पर इतना गुस्सा है, जिस पर गियू बोलता है कि वो गुस्सा है कि तांजीरो ने अब तक वाटर ब्रीदिंग को मास्टर नहीं किया है। उसे तो अब तक अगला वाटर हाशिरा होना चाहिए था। तांजीरो कहता है कि उसने इस बारे में उरुकोडाकी से बात की थी और उन्होंने बताया था कि वाटर ब्रीदिंग काफी बेसिक स्टाइल है, तो वो चाहे तो अपनी ब्रीदिंग स्टाइल चेंज भी कर सकता है। गियू कहता है कि अभी कोई भी वाटर हाशिरा नहीं है, तो किसी न किसी को तो जल्दी वाटर हाशिरा बनना पड़ेगा। तांजीरो ये सुन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वाटर हाशिरा तो खुद गियू है, जिस पर गियू कहता है कि वो वाटर हाशिरा नहीं है। फिर वो तांजीरो को यहाँ से जाने को बोलकर खुद कमरे से बाहर चला जाता है। तांजीरो को कागाया की बात याद आती है कि उसे गियू के साथ शांति से बात करनी होगी। तांजीरो गियू के खाने के लिए ओनिगिरी बाहर ही रख देता है। शाम को गियू देखता है कि तांजीरो अब तक नहीं गया था। तांजीरो अब गियू के पीछे भूत की तरह पड़ जाता है। वो हर जगह उसका पीछा करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसे ट्रेन करेगा। तांजीरो गियू को चैन से सोने, खाने और नहाने भी नहीं दे रहा था। ऐसे ही करीब 4 दिन बीत जाते हैं और गियू को डर लगने लगता है कि क्या ये ऐसे ही जिंदगी भर मेरा पीछा करता रहेगा। अब गियू तांजीरो को सच बताता है कि उसने फाइनल सिलेक्शन पास नहीं किया था। गियू के साथ साबितो नाम का एक लड़का हुआ करता था, जिसकी फैमिली को भी डीमंस ने मार दिया था, बिल्कुल गियू की फैमिली की तरह। साबितो का नाम सुनकर तांजीरो चौंक जाता है। गियू आगे बताता है कि वो दोनों 13 साल के थे। वो उरुकोडाकी से यहाँ ट्रेनिंग के दौरान मिले थे और उनमें गहरी दोस्ती हो गई थी। साबितो एक नेक दिल लड़का था। इन दोनों
दोनों ने साथ में फाइनल सिलेक्शन एग्जाम दिया था, लेकिन उस एग्जाम में सिर्फ एक ही इंसान मारा गया था, जो था साबितो। असल में साबितो ने अकेले ही माउंटेन के सारे डीमंस को मार दिया था। गियू तो पहले डीमन से लड़ते ही घायल हो गया था, तब भी साबितो ने ही गियू को बचाया था। फिर साबितो गियू को सेफ जगह छोड़कर एक दूसरे लड़के को बचाने चला गया। एग्जाम खत्म होने के बाद जब गियू को होश आया तो उसे पता चला कि जिंदा रहने की वजह से वो पास हो गया है, लेकिन साबितो को हैंड डीमन ने मार दिया था। गियू ने तो एक डीमन भी नहीं मारा था, तो वो खुद को पास कैसे मान सकता है। वो बाद में मास्टर कागाया से भी कहता है कि वो वाटर हाशिरा बनने के लायक नहीं है, वो तो बाकी हाशिरास के बराबर भी नहीं है, इसीलिए वो खुद को सबसे अलग मानता है। उसे नहीं लगता कि उसे डीमन स्लेयर कॉर्प्स में भी होना चाहिए। गियू आगे कहता है कि तांजिरो को किसी और हाशिरा के पास ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए और वो निशान कभी गियू के ऊपर नहीं आएगा। उसकी जगह अगर साबितो होता तो जरूर उस निशान को हासिल कर लेता। इतना कहकर गियू यहाँ से जाने लगता है। तांजिरो को अब गियू के लिए बुरा लगता है कि वो जरूर ये सोचता होगा कि काश साबितो की जगह वो खुद मर जाता। ये फीलिंग तांजिरो को भी अच्छे से पता है। तांजिरो अब साबितो और माकोमो को याद करता है कि मरने के बाद भी उन्होंने तांजिरो की मदद की थी। साबितो अगर आज जिंदा होता तो बिल्कुल गियू की उम्र का होता, एक महान तलवारबाज बनता। वो कमाल का था, उसने अकेले ही फाइनल सिलेक्शन में सबको बचाया। तांजिरो ये बिल्कुल नहीं कर पाता क्योंकि वो खुद को ही बचाने में लगा हुआ था। तांजिरो फिर रेंगोकू को याद करता है, जो कि एक महान इंसान था, लेकिन इन लोगों को बचाने के चक्कर में वो खुद मारा गया। तांजिरो भी सोचता है कि काश रेंगोकू की जगह वो खुद मर गया होता, क्योंकि उसे लगता है कि रेंगोकू जरूर मुजान को हरा देता। पर फिर भी उसे इनोसुके की बात याद आती है, जिसने कहा था कि रेंगोकू उन पर भरोसा करके मरा है, तो वो लोग अब रोते नहीं बैठ सकते। तांजिरो सोचता है कि उसे अब गियू से क्या कहना चाहिए। गियू खुद को हाशिरा नहीं मानता, लेकिन उसने हाशिरा बनने के लिए कड़ी मेहनत की होगी। तांजिरो अब गियू से कहता है कि क्या तुम साबितो के बलिदान का बदला ऐसे चुकाओगे। ये सुन गियू रुक जाता है और उसे एक बात याद आती है, जब साबितो ने उसे एक बार एक थप्पड़ मारा था और कहा था कि खबरदार, अगर कभी मरने की बात की तो हमारी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारी बहन ने खुद की जान देकर तुम्हें डीमन से बचाया था, तो तुम्हें उसका सम्मान करते हुए जिंदा रहना होगा। गियू अब सोचता है कि उसने ये बात भुला दी थी, क्योंकि वो साबितो और अपनी बहन की डेथ को याद नहीं करना चाहता था। वो जब भी उन्हें याद करता तो दुखी हो जाता था और कुछ नहीं कर पाता था। पर अब वो उन दोनों से माफी मांगता है और उसे तांजिरो की बात समझ आ गई थी। वहीं तांजिरो सोचता है कि उसने कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। गियू तो बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था, उसने गियू के जले पर नमक तो नहीं छिड़क दिया। फिर तांजिरो के दिमाग की बत्ती जलती है और वो गियू के साथ ईटिंग कॉन्टेस्ट करने का सोचता है, और अगर वो जीत गया तो गियू को उसे ट्रेन करना होगा, और ईटिंग कॉन्टेस्ट में तो गियू को बात करने की भी जरूरत नहीं है। फिर गियू तांजिरो से कहने लगता है कि वो हाशिरा ट्रेनिंग के लिए तैयार है, लेकिन तांजिरो बीच में से ही उसकी बात काटकर उसे सोबा ईटिंग कॉन्टेस्ट के लिए चैलेंज करता है, जिसके लिए गियू मान जाता है और दोनों जाकर दबा के खाने लगते हैं। गियू फिर तांजिरो से शिनोबू के बारे में पूछता है, जिस पर तांजिरो कहता है कि शिनोबू की ट्रेनिंग के बारे में तो उसे भी कुछ नहीं पता। बटरफ्लाई मेंशन में हम शिनोबू को देखते हैं, जो कि गुस्से में अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और खुद को शांत करने की कोशिश करती है। तभी कानाओ यहाँ आती है और शिनोबू से कहती है कि वो सानेमी की ट्रेनिंग के लिए जा रही है। क्या उसके बाद शिनोबू उसे ट्रेनिंग दे सकती है? पर शिनोबू उससे कहती है कि वो हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रही है। फिर वो कानाओ को अपने पास बुलाती है, जो ये सुन उदास थी, क्योंकि वो शिनोबू के साथ ट्रेनिंग करना चाहती थी। शिनोबू को ये देख खुशी हो रही थी कि कानाओ अब अपने मन की बात खुलकर बोल पा रही थी, और लगता है कि अब समय आ गया है कि वो कानाओ को उस डीमन के बारे में बताए जिसने शिनोबू की बड़ी बहन को मारा था, और ये भी कि उस डीमन को मारने का तरीका क्या है। एपिसोड की शुरुआत में हम उजुई को देखते हैं, जो कि डीमन स्लेयर्स की स्टेमिना ट्रेनिंग करवा रहा था, जिसमें सबकी हालत खराब हो रही थी। लेकिन ये बेसिक फिटनेस ट्रेनिंग थी। जब तक ये लोग इस ट्रेनिंग को पास नहीं कर लेते, अगले हाशिरा की ट्रेनिंग में नहीं जा सकते। वहीं उजुई काफी स्ट्रिक्ट था। वो इनसे कहता है कि अगर तुम यहीं पर फेल हो गए तो मित्सुरी और सानेमी की ट्रेनिंग तो झेल ही नहीं पाओगे। स्लेयर्स को ये ट्रेनिंग नर्क के समान लग रही थी। पूरी तरह से ठीक होने पर तांजिरो भी इस ट्रेनिंग के लिए यहाँ आ जाता है। उजुई भी उसे देख काफी खुश होता है और तांजिरो की तारीफ भी करता है कि उसने एक और अपर रैंक डीमन को हरा दिया। उजुई अब
तांजीरो को भी ट्रेनिंग पर लगा देता है, जिसमें तांजीरो को बहुत मजा आ रहा था। उजुई की तीनों पत्नियां सबके लिए खाना बना रही थी और वो भी तांजीरो को देखकर काफी खुश होती हैं। उजुई सभी स्लेयर्स से कहता है कि वो पेट भर के खाना खाएं, अच्छे से खाएंगे तो अच्छे से ट्रेनिंग कर सकेंगे, और जिसने भी खाना छोड़ा उसे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद 2 स्लेयर्स नाइट ड्यूटी पर पहरा देने जाते हैं। आजकल डीमंस दिखना काफी कम हो गए थे, शायद सभी डीमंस नेजुको की खोज में लगे हैं, ऐसा इन्हें लगता है, लेकिन असलियत तो सिर्फ डीमन ही जानते हैं। अचानक इनमें से एक स्लेयर कहीं गायब हो जाता है। ये देख दूसरा स्लेयर डर जाता है, पर वो स्लेयर इसके साथ मजाक कर रहा था। तभी इन दोनों को पास की गली में से कुछ आवाज आती है, पर ये उस पर ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ते रहते हैं। तभी हम गली के अंदर से एक डीमन की आंख निकलते हुए देखते हैं, जो कि इन दोनों स्लेयर्स का पीछा करने लगती है। इस आंख पर नंबर 4 लिखा हुआ था। अगले दिन तांजीरो फिर से ट्रेनिंग में सबको पीछे छोड़ रहा था, जो देख बाकी स्लेयर्स हैरान थे। तांजीरो इन्हें कहानी सुनाता है कि कैसे उसने एक अपर रैंक को मारा था, लेकिन उसकी बड़बड़ किसी को भी समझ नहीं आती। उजुई अब सभी को एक बड़ा सा पहाड़ चढ़कर वापस उतरने को कहता है। यही आज की आखिरी ट्रेनिंग होगी, जो भी लेट आएगा उसे डिनर नहीं मिलेगा। उसकी तीनों वाइफ्स तांजीरो के पास आकर उससे कहती हैं कि उजुई बाहर से दिखने में जितने सख्त हैं, अंदर से उतने ही मुलायम हैं। जब तक सारे स्लेयर्स नहीं लौट आते, वो खुद भी डिनर नहीं करते हैं। एक दिन वो खुद पूरा पहाड़ चढ़ गए थे एक बचे हुए स्लेयर को लाने के लिए। उजुई आकर कहता है कि मास्टर ने उस पर भरोसा किया है, तो वो ऐसे ही इन स्लेयर्स को मरने थोड़ी देगा। तांजीरो भी अब पहाड़ चढ़ने लगता है और मन में सोचता है कि सभी हाशिराज अंदर से कितने साफ दिल होते हैं। हम तांजीरो और गियू का ईटिंग कॉन्टेस्ट देखते हैं, जिसमें दोनों ने ढेर सारी प्लेट्स साफ कर दी थी। तांजीरो ने शर्त रखी थी कि अगर वो जीता तो गियू को हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा लेना पड़ेगा। गियू भी अब हाशिरा ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहता था, तो वो जानबूझकर कम खाना खाता है और तांजीरो को ये कॉन्टेस्ट जिता देता है। खैर, शाम को सानेमी और ओबानाई आपस में बात करते हैं कि वो लोग इन स्लेयर्स को ट्रेन तो कर रहे हैं, लेकिन अपर रैंक से लड़ाई में ये लोग किसी काम नहीं आने वाले। पर मास्टर की यही इच्छा थी, तो हम उसे पूरा करेंगे। दोनों को वो इन्फिनिटी कैसल वाली बात परेशान कर रही थी कि वो जगह आखिर थी क्या, और इतने सारे डीमंस अचानक कहाँ गायब हो गए थे। अगर वो डीमंस के छुपने की जगह है, तो इन्हें उसके बारे में पता कैसे नहीं है। सानेमी बताता है कि वो उसी जंगल में कई बार गया है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। ओबानाई कहता है कि ठीक उसी टाइम से बाकी सब डीमंस भी दिखना बंद हो गए हैं। जाहिर है कि उन सब का टारगेट नेजुको है और जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। सानेमी कहता है कि चाहे उसके सामने कुछ भी आ जाए, वो अकेला ही सबको खत्म कर देगा। ओबानाई कहता है कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए ये एक अशुभ घड़ी है। हाशिरा ट्रेनिंग की वजह से उसका ध्यान भटकता रहता है, लेकिन अंदर से वो आने वाले खतरे के बारे में ही सोचता है। ये और कुछ नहीं बल्कि तूफान के आने से पहले वाली शांति है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से लड़ने की बात करते हैं ताकि इनकी भी ट्रेनिंग हो जाए। इधर तांजीरो उजुई की वाइफ्स के साथ किचन में घुसा हुआ था। ये तीनों तांजीरो का शुक्रिया भी करती हैं एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में उनकी रक्षा करने के लिए। पर तांजीरो कहता है कि वो अकेला थोड़ी था। हिनात्सुरु कहती है कि तांजीरो, नेजुको, इनोसुके, जेनित्सु और उजुई, अगर इनमें से कोई एक भी कम होता तो शायद ये लोग अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाते। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। उसे यकीन है कि उजुई अब भी लड़ना चाहते हैं। वो अक्सर ही नींद में बोलने लगते हैं और रिटायर होने के लिए खुद को दोषी ठहराते हैं। आखिर में ये तांजीरो से कहती है कि तुम मुजान किबुत्सुजी को जरूर हरा देना। खैर, उजुई अब स्लेयर्स से कहता है कि वो सभी आज स्पेशल ट्रेनिंग करेंगे, जिससे इन्हें असली लड़ाई का अनुभव होगा। इसके बाद वो सभी को पहाड़ी पर ले जाता है। अब तक अंधेरा हो गया था, क्योंकि डीमंस सिर्फ रात में आते हैं, तो इन्हें अंधेरे में लड़ना सीखना होगा। उजुई अब इनके लिए डीमन है, सबको उससे बचने की कोशिश करना है, और तांजीरो का काम होगा सभी को प्रोटेक्ट करते हुए उजुई को हराना। उजुई अब चुपके से इन पर अटैक करने लगता है और किसी को वो दिख भी नहीं रहा था। उजुई आखिर एक निंजा था, तो तांजीरो भी उसे सेंस नहीं कर पा रहा था। उजुई अब खुद इनके सामने आता है। एक स्लेयर डरते हुए कहता है कि ये नामुमकिन है, वो एक हाशिरा को नहीं हरा सकते। उजुई उस स्लेयर को मारते हुए उससे कहता है कि क्या तुम डीमन से भी यही कहोगे? तांजीरो अब सभी स्लेयर्स को इकट्ठा होने को बोलता है और खुद उजुई से लड़ने लगता है। सिर्फ एक हाथ होने के बाद भी उजुई काफी ताकतवर था। दोनों में लड़ाई
होने लगती है और उजुई ये देख काफी खुश होता है कि तांजीरो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। अब ये देख बाकी स्लेयर्स को भी जोश आता है और वो भी उजुई पर हमला कर देते हैं। अब ये सब लोग मिलकर उजुई से लड़ रहे थे। ट्रेनिंग के बाद उजुई सभी को डांट लगाता है कि तुम लोग एक रिटायर हाशिरा से भी नहीं जीत पाए। सभी स्लेयर्स कहते हैं कि उन्हें यकीन है कि तांजीरो और हाशिरास मिलकर अपर रैंक्स और मुजान को मार देंगे और उनके इस काम में वो सब भी जितना हो सके अपना योगदान जरूर देंगे और उसके लिए वो कड़ी मेहनत करके स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ये सुन उजुई काफी खुश होता है। करीब 10 दिन बाद तांजीरो इस स्टेमिना ट्रेनिंग को पास कर लेता है। उजुई उससे कहता है कि अब तुम अगली ट्रेनिंग पर जा सकते हो। हमने अपर रैंक को तो हरा दिया, लेकिन ये सब तभी खत्म होगा जब हम मुजान किबुत्सुजी को मार देंगे। और ये काम उजुई तांजीरो के भरोसे छोड़ता है। तांजीरो कहता है कि वो मुजान को जरूर हरा देगा। मतलब उजुई को अपने बाकी हाशिरा साथियों पर भरोसा ही नहीं है, पर ये कल का आया लौंडा जरूर मुजान को मार देगा। दोस्तों, यही होता है जब मन से सीन्स लिखे जाते हैं। खैर, तांजीरो अब इन सबको गुड बाय और थैंक यू बोलकर यहाँ से चला जाता है। अपने कासुगाई क्रो का पीछा करते हुए तांजीरो मुइचिरो के मेंशन में पहुँचता है और देखता है कि मुइचिरो तो और भी ज्यादा सख्ती से ट्रेनिंग दे रहा था। सारे स्लेयर्स जमीन पर पड़े हुए थे। एक स्लेयर मुइचिरो से बुरी तरह हार जाता है और मुइचिरो उससे कहता है कि अगर ये असली की लड़ाई होती तो तुम अब तक 3 बार मर गए होते। मुइचिरो अब सभी को खड़े होने को बोलता है और फिर से एक एक वार में ही सबको हरा देता है। वो कहता है कि चाहे तुम्हारे साथ वाला कोई मर भी जाए, तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि अगर तुम रुके तो तुम भी मारे जाओगे। तभी मुइचिरो की नजर तांजीरो पर जाती है और वो उसे देखते ही काफी खुश हो जाता है और बोलता है कि वो तांजीरो का ही इंतजार कर रहा था। इसके बाद लंच ब्रेक हो जाता है, जिसमें मुइचिरो की कासुगाई क्रो स्लेयर्स को कोसने लगती है। वो पहले की तरह ही बदतमीज थी और स्लेयर्स उससे काफी परेशान थे। मुइचिरो फिर तांजीरो को लेकर एक वर्कशॉप में जाता है, जिसके अंदर हम कानामोरी को देखते हैं, जो कि मुइचिरो का स्वॉर्डस्मिथ है। कानामोरी तांजीरो को सही सलामत देख काफी खुश होता है। कानामोरी को यहाँ पर मुइचिरो ने ही बुलाया था। मुइचिरो फिर यहाँ रखी एक तलवार को उठाकर तांजीरो को देता है और सीधा पकड़ने को बोलता है। इसके बाद मुइचिरो एक पेपर एयरप्लेन बनाकर उस तलवार की तरफ उड़ाता है। तलवार को छूते ही उस पेपर के 2 टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि ये तलवार बहुत ही ज्यादा शार्प थी। मुइचिरो कहता है कि उसने इसीलिए कानामोरी को यहाँ पर बुलवा लिया है, ताकि वो हमेशा मुइचिरो की तलवारों में धार करता रहे। आने वाले बैटल के लिए मुइचिरो को अपनी तलवारें बेस्ट कंडीशन में चाहिए होंगी। उसने ये बात मास्टर को बताई थी, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारी जैसी मर्जी हो वैसा करो। वो हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। काश वो अपनी सेहत का भी उतना ही ध्यान रखें और जल्दी ठीक हो जाएं। इसके बाद मुइचिरो फिर से स्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग करने लगता है, जिसमें उनकी हालत खराब हो रही थी। मुइचिरो उन्हें सोच समझकर अटैक करने को कहता है, क्योंकि असली लड़ाई में बार बार मौके नहीं मिलते। अगर वो 9 बार जीत कर 1 बार भी हार गए तो वो उनकी जिंदगी गवा देंगे, तो उन्हें अपने हर एक मूव को तराशना होगा। मुइचिरो आज की ट्रेनिंग यहीं खत्म कर देता है। एक स्लेयर तांजीरो से कहता है कि वो मुइचिरो को समझाता क्यों नहीं कि हमारे साथ थोड़ा नरमी से पेश आए, जिस पर तांजीरो कहता है कि मुइचिरो तो उनसे भी ज्यादा मेहनत कर रहा है, क्योंकि वो अकेले ही इतने सारे स्लेयर्स को ट्रेनिंग देता है। स्लेयर्स उसकी बात समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मुइचिरो के बोलने का तरीका थोड़ा कड़वा लगता है, जिस पर तांजीरो कहता है कि शुक्र मनाओ कि पहले के मुकाबले तो मुइचिरो काफी मीठा बोलने लगा है। इसके बाद तांजीरो देखता है कि मुइचिरो कहीं बाहर जा रहा था। स्लेयर्स उसे बताते हैं कि मुइचिरो हर रोज रात को कहीं पर जाता है। इधर रात के समय टाउन में हम फिर से उसी डीमन की आंख को देखते हैं, लेकिन ये अब एक नहीं बल्कि 2 थी। फिर सीन जब गली के अंदर जाता है तो हम देख पाते हैं कि ये आंखें 1-2 नहीं बल्कि हजारों लाखों की तादाद में थीं। ये सभी नाकीमे नाम की डीमन के पास से निकल रही थी, जो कि इन्फिनिटी कैसल को कंट्रोल करती है। क्योंकि अब हांटेंगु मर चुका है तो नाकीमे अपर रैंक 4 की डीमन बन गई है। नाकीमे अपनी आंखों के जरिए मुइचिरो पर नजर रखे हुए थी। दूसरी तरफ हम सानेमी और ओबानाई को देखते हैं, जो कि आपस में लड़कर अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। सानेमी विंड ब्रीदिंग का 4th फॉर्म यूज करता है और ओबानाई 5th फॉर्म, पर ये दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। तभी मुइचिरो भी यहाँ आ जाता है और कहता है कि वो भी इनकी ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहता है। सानेमी कहता है कि तुम रोज रात को यहाँ पर आते हो, तुम्हारी दिन वाली ट्रेनिंग ठीक से नहीं हो रही क्या? मुइचिरो कहता है कि दिन वाली ट्रेनिंग बाकी मेंबर्स के लिए काफी होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। सानेमी कहता है कि सही कहा, हमारे लिए तो यही असली हाशिरा ट्रेनिंग है। ओबानाई बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे आने की खुशी में सानेमी
सानेमी और मैं साथ मिलकर तुमसे लड़ेंगे। मुइचिरो तैयार हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि एक के खिलाफ दो बड़ी नाइंसाफी है। मुइचिरो फिर दोनों पर अटैक कर देता है और वो इतना तेज होता है कि शुरू में तो ओबानाई और सानेमी उसके अटैक्स देख ही नहीं पाते। मुइचिरो की कासुगाई ऊपर बैठकर चिल्लाती है कि इन दोनों को धूल चटा दो, तुम ही सबसे बेस्ट हो। काफी देर लड़ने के बाद तीनों एक जगह बैठ जाते हैं। सानेमी कहता है कि आज की ट्रेनिंग तो काफी हार्ड थी। दिन में मेंबर्स के साथ ट्रेनिंग और रात में तुम लोगों के साथ असली फाइट करके मजा आ जाता है। ओबानाई मुइचिरो से पूछता है कि उसकी आज की ट्रेनिंग कैसी थी, जिस पर मुइचिरो बताता है कि आज तांजीरो उसके पास आया है। उसके ज्यादातर घाव भर चुके हैं। जब तक वो ओबानाई के यहाँ पहुँचेगा तब तक वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका होगा। ओबानाई कहता है कि अच्छा है, फिर तो मैं उसे पूरी ताकत से ट्रेन कर पाऊंगा। सानेमी बोलता है कि भले ही वो अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया हो, लेकिन मैं उसे दिखाऊंगा कि एक हाशिरा के सामने वो कुछ नहीं है। ये सुन मुइचिरो तांजीरो के लिए प्रे करता है। अगले दिन मुइचिरो फिर से स्लेयर्स को हरा देता है और कहता है कि लकड़ी की तलवार से शायद तुम्हें डर नहीं लग रहा, चलो अब से असली तलवार यूज करते हैं। मुइचिरो अब स्लेयर्स को असली तलवार पकड़ा देता है और उससे लड़ने को बोलता है, लेकिन सामने वाला स्लेयर असली तलवार देखकर बुरी तरह से डर जाता है। वो जोर जोर से हाँफने लगता है और उसका शरीर भी कांप रहा था। आखिर में वो माफी मांगकर नीचे बैठ जाता है और अटैक ही नहीं करता। स्लेयर मुइचिरो से कहता है कि वो उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। उन्हें पता है कि मुइचिरो रोज रात को कहीं जाता है और वापस आता है तो उसके शरीर पर काफी सारी चोटें होती हैं, जिन्हें वो सुबह सुबह पानी से साफ करता है। मुइचिरो कहता है कि तुम सब भी अपने हिसाब से अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन उससे जीत हासिल नहीं होगी। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग डीमंस के हाथों मारे जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम सब लंबी जिंदगी जियो। कुछ दिनों बाद तांजीरो की मुइचिरो से फाइट होती है। मुइचिरो उसे काफी कुछ सिखाता है और ये देख उसे काफी खुशी होती है कि तांजीरो पहले से काफी बेहतर और तेज हो गया था। मुइचिरो अब तांजीरो से कहता है कि तुमने सब सीख लिया है, तुम अगले हाशिरा की ट्रेनिंग पर जा सकते हो। ये सुन तांजीरो कहता है कि सच में अभी तो सिर्फ 5 दिन ही हुए हैं। मुइचिरो कहता है कि तुम वो सब कर रहे हो जो मैंने तुम्हें सिखाया है। ये सुन बाकी स्लेयर्स बोलते हैं कि हमें तो यहाँ पर 2 हफ्ते हो गए हैं, क्या हम भी अगले हाशिरा के पास जा सकते हैं? अब मुइचिरो फिर से सड़ा सा मुंह बनाकर कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम अभी तक ठीक से ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो। तांजीरो को अब एक आइडिया आता है और वो मुइचिरो को पेपर प्लेन फ्लाइंग कंपटीशन के लिए चैलेंज करता है। उसे कानामोरी से पता चला था कि मुइचिरो को पेपर प्लेन बनाना बहुत पसंद है। तांजीरो कहता है कि अगर वो जीता तो मुइचिरो को बाकी स्लेयर्स के साथ थोड़ा नरमी से पेश आना होगा। मुइचिरो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो जानता था कि उसे कोई नहीं हरा सकता। अब तांजीरो और मुइचिरो दोनों प्लेन उड़ाने बाहर जाते हैं। ये लोग 10 बार ट्राई करेंगे और उसमें एक बार भी तांजीरो का प्लेन मुइचिरो के प्लेन से आगे निकल जाता है तो तांजीरो गेम जीत जाएगा। मुइचिरो को यकीन था कि तांजीरो एक भी बार नहीं जीतेगा। इसके बाद ये दोनों प्लेन को उड़ाते हैं और पहला राउंड मुइचिरो जीत जाता है। इस तरह ये करीब 10 बार प्लेन उड़ाते हैं और हर बार मुइचिरो का ही प्लेन आगे निकलता है और तांजीरो इस चैलेंज को हार जाता है। तांजीरो को बहुत बुरा लगता है और बाकी स्लेयर्स भी मुइचिरो को चैलेंज करने लगते हैं क्योंकि वो भी प्लेन उड़ाने में माहिर है। इसके बाद सभी अपना पेपर प्लेन बनाने लगते हैं और वो ट्रेनिंग का सारा स्ट्रेस भूल जाते हैं। सभी काफी खुश थे। तांजीरो अपना एक नया प्लेन बनाता है, लेकिन उसे मुइचिरो की कासुगाई फाड़ देती है और उससे तांजीरो का कासुगाई लड़ने लगता है। इसके बाद ये सभी लोग अपने प्लेन्स को एक साथ हवा में उड़ाते हैं। उन्हें उड़ता देख मुइचिरो और बाकी सबको बहुत खुशी होती है। शाम को तांजीरो बात करता है कि मुजान जरूर नेजुको के पीछे पड़ा होगा, इसीलिए उन्हें अब डीमंस देखने नहीं मिलते। मुइचिरो कहता है कि अच्छा है, इससे हम ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तांजीरो कहता है कि वो नेजुको को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उसे भी ट्रेनिंग पर साथ लाना बहुत खतरे वाला काम होता। मुइचिरो कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मुजान नेजुको को पकड़ने के लिए डीमंस को इकट्ठा कर रहा हो ताकि वो खुद उन डीमंस के बीच छुप सके। तांजीरो कहता है कि वो और ज्यादा मेहनत करके स्ट्रॉन्ग बनेगा और फिर नेजुको के पास जाएगा। तांजीरो का हमेशा पॉजिटिव रहना मुइचिरो को अच्छा लगता है। तांजीरो कहता है कि उसे नेजुको की चिंता नहीं है क्योंकि उसकी देखभाल एक भरोसेमंद इंसान कर रहा है। हम देखते हैं कि तांजीरो के मास्टर उरुकोडाकी नेजुको की सुरक्षा में बैठे हुए थे। मुइचिरो आखिर में तांजीरो से कहता है कि हम सबको मिलकर मुजान को हराना ही पड़ेगा। इसके बाद तांजीरो लव हाशिरा मित्सुरी के मेंशन में आ जाता है, जो कि उसे देख बहुत ज्यादा खुश होती है। तांजीरो देखता है कि यहाँ ढेर सारी
मधुमक्खी उड़ रही थी। मित्सुरी बताती है कि वो यहाँ ढेर सारी मधुमक्खियाँ पालती है क्योंकि उसे उनका शहद बहुत अच्छा लगता है। वो उसे ब्रेड पर लगाकर भी खाती है और बटर भी उसे पसंद है। मित्सुरी कहती है कि वो तांजीरो के लिए ब्लैक टी बनाएगी और पैनकेक्स भी। तांजीरो मन में सोचता है कि पैनकेक, बटर, मुझे तो ब्लैक टी क्या होता है ये भी ठीक से नहीं पता। मित्सुरी तांजीरो का हाथ पकड़कर उसे मेंशन में ले जाने लगती है और तांजीरो के लिए वो अपने हाथों से पैनकेक बनाती है। तांजीरो ने पहले कभी केक नहीं खाया था तो वो उसे अपने हाथों से खिलाती है और तांजीरो को पैनकेक बहुत अच्छा लगता है। मित्सुरी फिर तांजीरो को उसकी ट्रेनिंग वाली ड्रेस देती है। मित्सुरी ने सभी स्लेयर्स को लड़कियों जैसी ड्रेस पहनाई हुई थी और फिर वो सभी को म्यूजिक की बीट पर नाचने को कहती है क्योंकि नाचने से उनके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। इसके बाद वो सभी से स्ट्रेचिंग भी करवाती है। वो डेमो देने के लिए एक स्लेयर की टांगे पूरी तरह से खोल देती है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। अब ये देख पहली बार तांजीरो को भी ट्रेनिंग से डर लगने लगता है। मित्सुरी फिर तांजीरो को भी अपने पास बुलाकर उसकी टांगे फैला देती है। मित्सुरी की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद तांजीरो ओबानाई के मेंशन में जाता है। तांजीरो यहाँ आकर भी बहुत एक्साइटेड था लेकिन ओबानाई उसे चुप करा देता है और बोलता है कि मित्सुरी ने तुम्हारे बारे में बताया था, लगता है उसकी ट्रेनिंग में तुमने कुछ ज्यादा ही एंजॉय किया है। हम देखते हैं कि मित्सुरी ओबानाई को लेटर्स लिखती रहती है जिसमें वो ओबानाई को बताती है कि आज ट्रेनिंग के बाद उसने तांजीरो के साथ चाय पी और तांजीरो जब भी कुछ मीठा खाता या पीता है तो बहुत क्यूट लगता है। ये पढ़कर ओबानाई को बहुत ज्यादा जलन होती है और इसीलिए वो तांजीरो पर थोड़ा गुस्सा है। वहीं तांजीरो को कुछ समझ नहीं आता कि ओबानाई उससे नफरत क्यों करता है। ओबानाई फिर तांजीरो को ट्रेनिंग रूम में ले जाता है। तांजीरो देखता है कि ओबानाई ने यहाँ ढेर सारे स्लेयर्स को बांधा हुआ था। वो तांजीरो से कहता है कि उसे इन लोगों को चोट पहुंचाए बिना तलवारबाजी करनी होगी। तांजीरो सोचता है कि ये रूम तो मौत का चैम्बर है। वो ओबानाई से पूछता है कि क्या इन बंधे हुए लोगों ने कुछ क्राइम किया है, जिस पर ओबानाई कहता है कि हाँ, इनका क्राइम है कमजोर होना, जल्दी नहीं सीखना, मेरा समय बर्बाद करना और मुझे परेशान करना। इसके बाद ओबानाई तांजीरो को दिखाता है कि उसे स्लेयर्स के बीच में बने टारगेट्स पर वार करना है। ओबानाई का निशाना इतनी स्पीड में भी बहुत पक्का था। इसके बाद तांजीरो की बारी थी। उसके पास लकड़ी की तलवार थी लेकिन चोट तो उससे भी बहुत लगेगी। सभी स्लेयर्स डरे हुए थे और प्रे कर रहे थे कि तांजीरो कहीं उन पर ही ना मार दे। तांजीरो अब धीरे धीरे टारगेट्स को हिट करने लगता है जो देख ओबानाई गुस्सा हो जाता है कि वो यहाँ ट्रेनिंग करने आया है कि मजाक। फिर ओबानाई तांजीरो से कहता है कि चलो मुझ पर अटैक करो। स्लेयर्स को ना लग जाए इस डर से तांजीरो काफी झिझक रहा था और ओबानाई उसे हरा देता है। ओबानाई तांजीरो को फिर से अटैक करने को बोलता है। इस तरह तांजीरो की ट्रेनिंग चलती रहती है। तांजीरो काफी स्लो था। वहीं ओबानाई की तलवार छोटी जगहों से भी आराम से निकल रही थी, जैसे उसकी तलवार मुड़ रही हो, बिल्कुल एक सांप की तरह। और तांजीरो जब भी स्लेयर्स के बीच में मारता था तो उसे उनकी अंदरूनी आवाज सुनाई दे रही थी जो कह रही थी कि हमें मत मारना। इससे तांजीरो का दिमाग और खराब हो रहा था। ओबानाई तांजीरो से कहता है कि झिझकना बंद करो कचरे के डिब्बे। तांजीरो के हाथ पहली बार इस तरह कांप रहे थे लेकिन उसे ट्रेनिंग तो करनी ही होगी। वो हिम्मत करके तलवार उठाता है तो वो पीछे वाले की छाती में मार देता है और उससे माफी मांगता है। शाम हो जाती है और सभी स्लेयर्स को छोड़ दिया गया था लेकिन तांजीरो अब भी उन टारगेट्स को हिट करते हुए ट्रेनिंग कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी और को परेशानी हो। अब तांजीरो को देखकर बाकी स्लेयर्स में भी जोश आ जाता है और वो लोग भी ट्रेनिंग करने लगते हैं। इसके बाद ये सभी गर्म पानी में डुबकी मारने जाते हैं और शरीर पर लगी चोटों की वजह से उनका पूरा शरीर दर्द करने लगता है। अगले दिन तांजीरो फिर से ओबानाई के साथ फाइट करता है लेकिन वो अब भी काफी स्लो था। तीसरे दिन भी उसे बहुत मार पड़ती है। चौथे दिन तांजीरो सिर्फ ओबानाई पर फोकस करने की सोचता है क्योंकि असली लड़ाई में अगर उसकी तलवार किसी पेड़ या पत्थर के बीच में फंस गई तो समझो खेल खत्म। इसीलिए ये ट्रेनिंग जरूरी है। अब तांजीरो सोचने लगता है कि वो लोग एक जंगल में हैं और सिर्फ ओबानाई पर फोकस करते हुए वो फाइट करता है। उसका निशान अब पहले से बेहतर हो गया था। आखिर में तांजीरो का एक अटैक ओबानाई को जा लगता है और उसकी यूनिफॉर्म थोड़ी सी फट जाती है। ये देख ओबानाई तांजीरो से कहता है कि उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई। तांजीरो उसे गुड बाय बोलता है। ओबानाई गुस्से में कहता है कि भाड़ में जाओ कचरे के डिब्बे, और खबरदार अगर मित्सुरी से ज्यादा दोस्ती करने की कोशिश की तो। वहीं तांजीरो को समझ नहीं आता कि ये मुझ पे इतना गुस्सा क्यों है। तांजीरो अब सानेमी के मेंशन की तरफ जाने लगता है लेकिन रास्ते में अचानक ही जेनित्सु उसके सामने आ जाता है जिसे देख तांजीरो डर जाता है। जेनित्सु रोते हुए तांजीरो से कहता है कि मेरी मदद करो तांजीरो, यहाँ से भागने में मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं छिपकली की तरह
तरह दीवारों पर रेंगते हुए यहाँ तक आया हूँ। असल में जेनित्सु सानेमी की ट्रेनिंग से भागने की कोशिश कर रहा था। तांजीरो ने ट्रेनिंग लेट शुरू की थी, इसीलिए इनोसुके और जेनित्सु ट्रेनिंग में उससे आगे हैं। खैर, तभी सानेमी यहाँ आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि या तो ट्रेनिंग पर वापस चलो या मेरे हाथों से मारे जाओ। जेनित्सु रोते हुए कहता है कि अरे थोड़ी रहम करो भाई। उसकी बड़बड़ से सानेमी गुस्सा हो जाता है और एक चॉप मारकर जेनित्सु को बेहोश कर देता है। सानेमी फिर तांजीरो से कहता है कि इसे उठाकर मेरे पीछे आओ। तांजीरो अब सानेमी को भी अच्छे से ग्रीट करता है और कहता है कि आज वो उसकी ट्रेनिंग ज्वाइन करेगा। सानेमी बोलता है कि ज्यादा होशियार मत बनो क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। तांजीरो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता। तुमने नेजुको को कई बार स्टैब किया था। इतना कहकर तांजीरो आगे बढ़ जाता है और उसकी इतनी हिम्मत देख सानेमी के माथे की नस फूल जाती है। इसके बाद सानेमी की ट्रेनिंग शुरू होती है जिसमें सभी स्लेयर्स को सानेमी के साथ फाइट करना होता है और वो उनकी अच्छे से धुलाई करता है। तांजीरो समझ जाता है कि जेनित्सु इतना डरा हुआ क्यों था। सानेमी बहुत ही बेरहम था और वो तब तक नहीं रुकता था जब तक सामने वाला खून की उल्टी ना कर दे या बेहोश ना हो जाए। तांजीरो सोचता है कि इससे अच्छा तो ओबनाई था, वो कम से कम इन्हें ब्रेक तो दिया करता था। जेनित्सु को होश आता है तो वो तांजीरो को इतने गुस्से से देखता है जैसे उसने जेनित्सु की बीवी भगा ली हो। सानेमी तांजीरो के साथ ज्यादा सख्त था। वो तांजीरो को पीटने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। वो पहले दिन में ही तांजीरो का पूरा चेहरा खराब कर देता है। ट्रेनिंग के बाद तांजीरो अपने कमरे की तरफ जाने लगता है, तभी उसे गेन्या की आवाज आती है। तांजीरो देखता है कि गेन्या अपने बड़े भाई सानेमी से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर सानेमी बहुत गुस्से में उससे कहता है कि मुझे परेशान करना बंद करो, मेरा कोई भाई नहीं है। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। गेन्या डर के अपना सिर झुका लेता है। तांजीरो सोचता है कि हम भाई बहनों में तो ऐसी लड़ाई नहीं होती थी। सानेमी गेन्या की इंसल्ट करते हुए कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तुम्हें डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ देना चाहिए। जिसे कोई ब्रीदिंग टेक्निक भी नहीं आती हो उसे खुद को तलवारबाज कहने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर सानेमी यहाँ से जाने लगता है। गेन्या कहता है कि उसे बहुत समय से सानेमी से माफी मांगनी है, पर सानेमी कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। गेन्या आगे कहता है कि वो बड़ी मेहनत कर यहाँ तक पहुँचा है, बल्कि उसने एक डीमन को भी खाया था। अब ये सुन सानेमी रुक जाता है और गुस्से में आग बबूला होते हुए पूछता है कि क्या कहा तुमने, एक डीमन खाया है? सानेमी फिर अचानक ही गेन्या के सामने से गायब होकर उसके पास आता है और अपनी उंगली से उसकी आंखें फोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तांजीरो पीछे से आकर गेन्या को बचा लेता है। वो दोनों दीवार तोड़कर बाहर चले जाते हैं। जेनित्सु को लगता है कि अरे वो बेरहम टीचर सानेमी आ गया, चलो मरे हुए होने का नाटक करते हैं। पर जेनित्सु देखता है कि ये तो तांजीरो है। फिर उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है और सानेमी बाहर आता है, जिसे देख जेनित्सु डर के मारे चिल्लाने लगता है। तांजीरो सानेमी से पूछता है कि क्या वो गेन्या को मारना चाहता है, जिस पर सानेमी मना करता है क्योंकि गेन्या को मारना स्लेयर कॉर्प्स के नियमों के खिलाफ होगा। इसीलिए वो गेन्या को इतना घायल कर देगा कि वो कभी रिकवर ही ना हो पाए। अगर गेन्या अभी डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ के चला जाए तो सानेमी उसे माफ कर देगा। तांजीरो अब सानेमी की बातों से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि गेन्या की जो मर्जी होगी वो करेगा, और तुमने कहा था ना कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है, तो गेन्या पर हुक्म भी मत चलाओ, भले ही उसमें कोई टैलेंट हो या ना हो। उसने डीमंस से लड़ने में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। गेन्या के बिना हम अपर रैंक 4 को भी हरा नहीं पाते। अगर तुम उसके भाई नहीं हो तो उसके मामले में टांग भी मत अड़ाओ। सानेमी कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं पहले तुम्हारी हड्डियां तोड़ूंगा। सानेमी अब पलक झपकते ही तांजीरो के पास आता है और उसके पेट में जोरदार मुक्का मारता है, पर सानेमी ये देख हैरान हो जाता है कि तांजीरो ने उसका मुक्का अपने हाथ से रोक लिया था। तांजीरो फिर सानेमी की गर्दन पर लात मारता है, जो देख सब शॉक हो जाते हैं और सानेमी नीचे बैठ जाता है। तांजीरो जेनित्सु से कहता है कि गेन्या को लेकर यहाँ से भाग जाओ। जेनित्सु कहता है कि ए पागल है क्या, मेरा नाम मत लो। सानेमी अब घूमकर तांजीरो को लात मारता है, जिससे तांजीरो का कान कट जाता है। सानेमी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन अब मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। गेन्या सानेमी से बोलता है कि तांजीरो को छोड़ दो, उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है। तभी जेनित्सु गेन्या को लेकर यहाँ से भागने लगता है और कहता है कि बड़ों की लड़ाई में हमारा क्या काम है, और वो खुल्ला सांड तुम्हारा बड़ा भाई है क्या, मुझे तुम पर तरस आता है। ये सुन गेन्या जेनित्सु को मुक्का मार देता है और कहता है कि मेरे भाई की बेइज्जती मत करो। इधर सानेमी तांजीरो की धुलाई करने लगता है। आखिर में बाकी स्लेयर आकर उन दोनों को अलग करते हैं। तांजीरो को अपने कासुगाई क्रो से काफी डांट पड़ती है। न सिर्फ उसकी सानेमी के साथ ट्रेनिंग रद्द कर दी जाती है, बल्कि तांजीरो का अब सानेमी से बात करना भी अलाउड नहीं था। पर तांजीरो को इस बात का दुख था कि उसने सानेमी और
गेन्या के रिश्ते को शायद और ज्यादा बिगाड़ दिया है। इसके बाद तांजीरो और जेनित्सु स्टोन हाशिरा ग्योमी की ट्रेनिंग के लिए जाने लगते हैं। तांजीरो जेनित्सु की ट्रेनिंग खराब करने के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन जेनित्सु इस बात से खुश था कि तांजीरो सानेमी के खिलाफ खड़ा हुआ और उसे अच्छी टक्कर भी दी। फिर जेनित्सु चिल्लाते हुए कहता है कि ये स्टोन हाशिरा का घर माउंटेन्स में इतना ऊपर क्यों है। तभी इन्हें पास में एक झरने की आवाज आती है। वो देखते हैं कि झरने के नीचे इनोसुके और बाकी ट्रेनीज खड़े हुए थे और एक मंत्र पढ़ते हुए मेडिटेशन कर रहे थे। पीछे से इन्हें गियोमी की आवाज आती है जो कहता है कि अगर तुम अपना दिल और दिमाग साफ कर लो तो आग भी ठंडी लगती है। ग्योमी ने अपने कंधे पर बड़े बड़े पेड़ के तने रखे हुए थे और उसके चारों तरफ आग लगी हुई थी, जो देख तांजीरो और जेनित्सु के तोते उड़ जाते हैं। ग्योमी इन दोनों का अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में स्वागत करता है। ग्योमी इन दोनों से कहता है कि शरीर में लेग्स और हिप सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो कि शरीर का बैलेंस बनाते हैं, जिससे हम काफी मजबूत अटैक और डिफेंस कर सकते हैं। ग्योमी के यहाँ 3 तरह की ट्रेनिंग होती है। सबसे पहली ट्रेनिंग में इन्हें वाटरफॉल के नीचे खड़े होकर उसका प्रेशर झेलना होगा। दूसरी ट्रेनिंग में इन्हें लकड़ी के 3 बड़े बड़े लॉग्स को उठाकर चलना पड़ेगा और तीसरी ट्रेनिंग में इन्हें एक बड़े से बोल्डर को धकेलना है। ग्योमी की ट्रेनिंग में इन्हें सिर्फ ये 3 सिंपल टास्क करने हैं। वो आग वाली ट्रेनिंग इनके साथ नहीं करेगा क्योंकि उसमें खतरा है। ये 3 टास्क सुन के ही जेनित्सु बेहोश हो जाता है, तो ग्योमी तांजीरो से कहता है कि उसे नदी में डाल दो। तांजीरो ऐसा ही करता है और जेनित्सु तुरंत चिल्लाते हुए जाग जाता है। असल में विंटर का मौसम था, इसीलिए नदी का पानी भी बहुत ज्यादा ठंडा था। जेनित्सु तुरंत नदी से बाहर निकल जाता है, लेकिन पानी से बाहर आने पर भी उसे जोर की ठंड लग रही थी। जेनित्सु को लगता है कि इतनी ठंड से तो वो मारा जाएगा। तभी जेनित्सु देखता है कि उसके पीछे बाकी स्लेयर्स पत्थरों पर लेटे हुए थे। इनमें मुराता भी था, जिसे हमने सीजन 1 में देखा था। मुराता जेनित्सु से कहता है कि पत्थरों पे लेट जाओ, वो गर्म है। ये सुनते ही जेनित्सु बिजली की तेजी से एक पत्थर पे जाके लेट जाता है। पत्थर पर लेटने से जेनित्सु को बहुत अच्छा लगता है, जैसे वो अपनी माँ की गोद में लेटा हो, और उसके आंसू निकल जाते हैं। तांजीरो वाटरफॉल की तरफ जाने लगता है और उसे भी पानी काफी ठंडा लग रहा था। तांजीरो देखता है कि इनोसुके अब भी झरने के नीचे खड़ा था। उसे देख तांजीरो को थोड़ा मोटिवेशन आता है। फिर वो नोटिस करता है कि इनोसुके ने मंत्र का जाप करना बंद कर दिया है। तांजीरो को लगता है कि इनोसुके खड़े खड़े ही मर गया। वो तुरंत उसे नदी से बाहर लाता है और सीपीआर देके उसे होश में लाने की कोशिश करता है। इनोसुके होश में आकर तांजीरो का नाम मांजीरो बुलाता है। इसके बाद तांजीरो झरने के नीचे खड़ा होने जाता है, जो कि बहुत मुश्किल था। मुराता तांजीरो से कहता है कि वो नेम्बुत्सु मंत्र का जाप करता रहे, इससे उसे फोकस करने में आसानी होगी और लोगों को पता चलता रहेगा कि वो होश में है। तांजीरो अब ऐसा ही करता है और बार बार मंत्र पढ़ने लगता है। कुछ देर में तांजीरो भी गर्म पत्थर पे जाके लेट जाता है और कहता है कि झरने का पानी उसे सुई की तरह चुभ रहा है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से पानी भी उसे बहुत भारी लग रहा था, जैसे उसकी गर्दन ही टूट जाएगी। मुराता कहता है कि तुम और वो सुअर के सिर वाला बहुत कमाल के हो, क्योंकि मुराता ने झरने के नीचे जाने में ही एक पूरा दिन लगा दिया था और अब भी वो आधे घंटे से ज्यादा खड़ा नहीं रह पाता। लेकिन वो ये ट्रेनिंग 10 दिन से कर रहा है, इसीलिए अब वो लकड़ी उठाने वाला टास्क करेगा। इसके बाद तांजीरो सभी के लिए मछली पकाता है। मछली खाते हुए इनोसुके कहता है कि ये पत्थर वाला हाशिरा तो कमाल का है, उससे पहली बार मिलने पर ही मैं डर गया था। तांजीरो देखता है कि इनोसुके मछली के साथ साथ मछली के सारे कांटे भी खाता है और अब तक वो ऑलरेडी 10 मछलियां खा चुका था। इनोसुके आगे कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि ग्योमी पूरे डीमन स्लेयर कॉर्प्स में सबसे ताकतवर है। तांजीरो कहता है कि उसे भी यही लगता है, क्योंकि ग्योमी की सेंट बाकी हाशिरा से काफी अलग है और शायद उसने अपना डीमन स्लेयर मार्क भी मैनिफेस्ट कर लिया होगा। पर जेनित्सु कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, वो बूढ़ा आदमी खुद भी उस बोल्डर को नहीं धकेल सकता होगा, वो बस हम जैसे मासूम बच्चों को परेशान कर रहा है। और तभी जेनित्सु देखता है कि ग्योमी उससे भी बड़े बोल्डर को धकेल कर ले जा रहा था, जो देख सब हैरान हो जाते हैं और ग्योमी उसी मंत्र का जाप कर रहा था। तांजीरो कहता है कि ग्योमी कितने कमाल के हैं, क्या मैं भी उनकी तरह बन सकता हूँ? ये सुन जेनित्सु भड़क जाता है और तांजीरो को मारते हुए कहता है कि तुम पागल हो क्या? अपना और उसका साइज देखा है? वो आदमी एक भालू के जितना बड़ा है, तुम उसके सामने बौने हो, तुम कभी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। खाना खत्म करके इनोसुके कहता है कि वो जल्द ही ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेगा। उसे भी इतना पॉजिटिव देख जेनित्सु का दिमाग और खराब हो जाता है। इसके बाद तांजीरो और जेनित्सु दोनों ही झरने के नीचे खड़े
खड़े होते हैं और कुछ ही देर में जेनित्सु पानी में डूबकर बहने लगता है और तांजीरो जल्दी से उसे बचाता है। वो दोनों फिर से झरने के नीचे खड़े होकर पहली ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद तांजीरो लकड़ी के लॉग्स उठाने जाता है और थोड़ी मेहनत के बाद वो इस ट्रेनिंग को भी पूरा कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ अपर रैंक 4 नाकीमे की आंखें स्लेयर्स का पीछा करने में लगी हुई थी। नाकीमे बताती है कि उसने अब तक 60% डीमन स्लेयर्स को खोज लिया है, लेकिन अब तक उसे नेजुको का पता नहीं चला। नाकीमे के ठीक सामने डीमंस का राजा मुजान बैठा हुआ था, जो कि नाकीमे की प्रोग्रेस से काफी खुश था। वो उसे कुछ नए एरिया में भी छानबीन करने को कहता है और नाकीमे वैसा ही करने लगती है। वो दूसरे एरिया के डीमन स्लेयर्स का पीछा करने लगती है। मुजान कहता है कि वो जल्द ही नेजुको और कागाया उबुयाशिकी को ढूंढ लेगा। अगले दिन तांजीरो उस बोल्डर को धकेलने की कोशिश करता है, पर वो उसे हिला तक नहीं पाता और उसकी चप्पल अलग टूट जाती है। तांजीरो फिर देखता है कि 3 स्लेयर यहाँ से जा रहे थे। वो बताते हैं कि ये ट्रेनिंग उनके लिए कुछ ज्यादा ही हार्ड है, इसीलिए वो इसे बीच में ही छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन वो तांजीरो को बैकअप सपोर्ट जरूर देंगे। ये सुन तांजीरो उनका शुक्रिया करता है, क्योंकि अगर ये लोग तांजीरो को पीछे से सपोर्ट करेंगे तो वो अपना सारा ध्यान डीमन से लड़ने में लगा सकता है। मुजान की गर्दन काटने के लिए पूरी डीमन स्लेयर कॉर्प्स को साथ मिलकर लड़ना होगा। तांजीरो इसके बाद फिर से बोल्डर को धकेलने में लग जाता है। लंच में तांजीरो सबके लिए ओनिगिरी बनाता है, जो कि बाकी स्लेयर्स को बहुत पसंद आती है। मुराता कहता है कि ये ट्रेनिंग करने से उसे समझ आ गया है कि हाशिरास के पास कोई साइड किक क्यों नहीं है जो कि हाशिरा के बाद उनकी जगह ले सके। हाशिरास की ट्रेनिंग ही इतनी हार्ड होती है कि कोई उनके पास नहीं टिक पाता। जैसे जेनित्सु को ही देख लो, ट्रेनिंग की वजह से बेचारे की हालत खराब हो गई है। हाशिरास सच में कमाल के होते हैं और उनकी ट्रेनिंग अलग ही लेवल की होती है। इसके बाद सभी तांजीरो के खाने की तारीफ करने लगते हैं, जिस पर तांजीरो बताता है कि आखिर वो एक कोयले बेचने वाले का बेटा है। अच्छा खाना पकाने के लिए आग को कंट्रोल करना पड़ता है। इसके बाद वो सभी को ग्रिल्ड ओनिगिरीज खिलाता है, जिसे खाकर सबको अपने घर की याद आ जाती है, जैसे वो अपनी माँ के हाथों से बना खाना खा रहे हों। ये सब सुन तांजीरो को भी अपने परिवार की याद आने लगती है। करीब 6 दिन बीत जाते हैं, लेकिन तांजीरो अब भी उस बोल्डर को नहीं हिला पाया था। वो जमीन पर लेटकर सोचने लगता है कि वो क्या गलत कर रहा है। डीमंस कभी भी हमला कर सकते हैं, तो उसे जल्दी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। तभी गैन्या यहाँ आता है और तांजीरो से कहता है कि तुम्हारे माथे का निशान तो और भी ज्यादा गहरा हो गया है। तांजीरो उसे देख चौंक जाता है और पूछता है कि वो कैसा है। गैन्या बताता है कि वो भी ग्योमी के यहाँ ट्रेनिंग कर रहा था। उसे सानेमी से बात करने से मना किया गया था, लेकिन फिर भी गैन्या उससे बात करने पहुंच गया और फिर तांजीरो की सानेमी से लड़ाई हो गई। इसके लिए गैन्या को भी ग्योमी से काफी डांट पड़ी है। खैर, गैन्या उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तांजीरो का शुक्रिया करता है। तांजीरो पूछता है कि उसके सिर का निशान सच में गहरा हो गया क्या? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। गैन्या बोलता है कि जिन बुद्धुओं के साथ तुम रहते हो वो इस चीज को कहां से नोटिस करेंगे। मैं तुम्हें बाद में अपना आईना दे दूंगा, उसमें देख लेना। गैन्या आगे बताता है कि वो भी बोल्डर वाली ट्रेनिंग ही कर रहा है और वो इसे थोड़ा हिलाने में कामयाब भी हो गया है। ये सुनकर तांजीरो चौंक जाता है। गैन्या फिर तांजीरो से पूछता है कि वो रेपिटेटिव एक्शन वाली टेक्निक कर रहा है या नहीं, पर तांजीरो को इस बारे में कुछ नहीं पता था। गैन्या कहता है कि ग्योमी इतना अच्छा टीचर नहीं है, तुम्हें उसे ध्यान से देखकर ही सब कुछ सीखना पड़ता है। गैन्या बताता है कि हाई कंसंट्रेशन पर पहुंचने के लिए इन्हें कुछ एक्शंस को बार बार रिपीट करना पड़ता है। जैसे गैन्या हमेशा नेम्बुत्सु मंत्र पढ़ता है। तांजीरो हंसते हुए कहता है कि ग्योमी भी हमेशा नामू नामू करते रहते हैं। वहीं ग्योमी पेड़ के पीछे छुपकर इन्हें देख रहा था। गैन्या अब यहाँ से चला जाता है और तांजीरो फिर से बोल्डर धकेलने की कोशिश करता है। रेपिटेटिव एक्शन करने से शरीर के सारे सेंसेस खुल जाते हैं। गैन्या को ब्रीदिंग टेक्निक्स नहीं आती, लेकिन रेपिटेटिव एक्शन करने से वो भी इस बोल्डर को हिला सकता है। इस टेक्निक को एक्टिव करने के लिए गैन्या और ग्योमी एक दुख भरी मेमोरी को याद करते हैं, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है। इससे उनके शरीर का तापमान और दिल की धड़कन बढ़ जाती है। शाम हो गई थी और तांजीरो सबके लिए डिनर बनाने में लग जाता है। गैन्या भी उसकी मदद करने आता है और पूछता है कि तांजीरो सबसे ज्यादा इमोशनल कब होता है, और तांजीरो कुछ याद कर शांत हो जाता है, जिसके लिए गैन्या उससे माफी मांगता है। उसे यकीन था कि तांजीरो ये कर लेगा। अगली सुबह तांजीरो फिर से बोल्डर के पास जाता है। सबसे पहले वो अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स को याद करता है और फिर रेंगोकू की कही बात को दोहराता है कि अपने दिल की अग्नि जलाए रखो। इससे तांजीरो का डीमन स्लेयर मार्क मैनिफेस्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी तांजीरो बोल्डर को नहीं हिला पाता। तभी जेनित्सु और इनोसुके भी यहाँ आ जाते हैं। असल में तांजीरो 1 घंटे पहले ही ट्रेनिंग करने आ गया था। तांजीरो अब फिर से उसी प्रोसेस को बार बार दोहराता है, जिससे उसके शरीर में बहुत ताकत आ जाती है और डीमन स्लेयर मार्क भी प्रकट हो जाता है। इसके बाद तांजीरो धीरे धीरे उस बोल्डर को धकेलने लगता है, जो देख इनोसुके और जेनित्सु हैरान थे। तांजीरो
अब आगे बढ़ता ही रहता है और अपने हिप्स और पैरों के मसल्स का भी इस्तेमाल करता है। अब तांजीरो को देखकर इनोसुके को भी जोश आ जाता है और वो अपने मन में बार बार टेम्पुरा के बारे में सोचता है, जिससे वो भी उस बोल्डर को धकेलने में कामयाब हो जाता है। ये देख जेनित्सु को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अब सिर्फ वही बाकी रह गया था। तभी जेनित्सु के पास उसकी कासुगाई बर्ड चुनतारो आती है जो कि रो रही थी और उसके पास एक लेटर था। जेनित्सु शुरू में तो उस पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन चुनतारो जब उसे चोंच मारती है तब जेनित्सु को वो लेटर दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ मुजान सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तुम दिखते कैसे हो बुयाशिकी, और तुम्हारा प्लान क्या है? इधर तांजीरो उस बोल्डर को करीब 100 मीटर तक धकेलकर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है। तांजीरो बुरी तरह से थक गया था, वो वहीं पर लेट जाता है और उसे बहुत प्यास भी लगी थी। वो पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो गया था क्योंकि उसका ढेर सारा पसीना बह गया था। तांजीरो को लगता है कि वो यहीं मर जाएगा, तो वो आखिरी बार अपने दोस्तों को याद करने लगता है और उनसे मदद मांगता है। अचानक ही ग्योमी यहाँ आ जाता है और तांजीरो के मुंह पर पानी डालकर उसकी प्यास बुझाता है। ग्योमी तांजीरो को ट्रेनिंग पूरी करने पर बधाई देता है और स्वॉर्डस्मिथ विलेज में किए कारनामों पर उसकी तारीफ भी करता है। तांजीरो उसकी बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ग्योमी आगे बताता है कि तांजीरो ने अपनी डीमन बहन की जगह गाँव वालों की जान को ज्यादा प्राथमिकता दी और इस अच्छे काम के लिए उसे खुद पर गर्व होना चाहिए। वो एक काफी महान तलवारबाज है। तांजीरो कहता है कि आप गलत हैं, वो फैसला असल में नेजुको का ही था। मैं तो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था। जिसमें गांव वाले मारे जाते तो मैं आपकी इस तारीफ का हकदार नहीं हूँ। अब ये सुन ग्योमी सोच में पड़ जाता है। उसका मानना है कि बच्चे मासूम और कमजोर ही नहीं होते बल्कि झूठे और खुदगर्ज भी होते हैं, लेकिन उसे तांजीरो में ये सब नजर नहीं आता। तांजीरो कहता है कि वो हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहता है, पर वो नहीं जानता कि आगे क्या होगा। पर कोई ना कोई हमेशा उसकी मदद करता है सही राह दिखाने में, इसीलिए उसने अब तक कोई गलती नहीं की है। तांजीरो ग्योमी की रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। तांजीरो ग्योमी को उसे पानी पिलाने और अब तक की ट्रेनिंग के लिए शुक्रिया बोलता है। ग्योमी कहता है कि अब उसे कोई डाउट नहीं है, चाहे कोई उसके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन वो तांजीरो की रिस्पेक्ट करता है। तांजीरो को समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है और ग्योमी उसे पास्ट की कहानी सुनाने लगता है। ग्योमी पहले एक मंदिर में अनाथ बच्चों को पाला करता था। वो उनके लिए मांग कर खाना लाता था। अब इनमें से एक बच्ची सायो अपनी फिश ग्योमी को देने लगती है क्योंकि कम खाने की वजह से वो बहुत पतला हो गया था। ग्योमी सायो से कहता है कि वो अपनी ट्रेनिंग की वजह से भूख सहन कर सकता है, तो ये फिश सायो को ही खानी चाहिए। सभी बच्चे फिर खाना शुरू कर देते हैं। भले ही इनमें खून का रिश्ता नहीं था, पर ये सभी आपस में एक परिवार की तरह रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। ग्योमी हमेशा ऐसे ही अपनी जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन एक रात एक बच्चे ने नियम तोड़ दिया और रात होने तक भी टेम्पल में वापस नहीं आया। फिर उसका सामना एक डीमन से हो गया। अपनी जान बचाने के लिए उस बच्चे ने डीमन से कहा कि टेम्पल में ग्योमी और 8 बच्चे हैं, उन्हें खा लो। डीमन से सुरक्षा के लिए ग्योमी हर रात विस्टेरिया फूल से बनी अगरबत्ती जलाकर बाहर रखता था, लेकिन उस बच्चे ने सारी अगरबत्तियां बुझा दी और उस डीमन को टेम्पल के अंदर आने का न्योता दिया। टेम्पल में एंटर करते ही वो डीमन 4 बच्चों को मार देता है। आवाज सुनकर ग्योमी की नींद खुलती है और वो बाकी 4 बच्चों को बचाने की कोशिश करता है, पर उनमें से 3 बच्चे ग्योमी की बात नहीं सुनते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और वो भी डीमन के हाथों मारे जाते हैं। उस टाइम खाने की कमी से ग्योमी बहुत दुबला पतला हुआ करता था। उसकी आवाज भी बहुत कमजोर थी और आखिरकार वो एक अंधा भी था। तो बच्चों को लगा ही नहीं कि ग्योमी उनकी सुरक्षा कर पाएगा और तांजीरो को अब जाके पता चलता है कि ग्योमी अंधा है। सिर्फ एक बच्ची थी जिसने ग्योमी की बात सुनी थी, सायो। सायो अकेली ग्योमी के पीछे छुपी रही। अब ग्योमी सायो को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था। उसने डीमन से लड़ने का फैसला किया। उसने डीमन के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें उखाड़ दिया और फिर वो डीमन के मुंह पर ढेर सारे मुक्के मारने लगता है। ग्योमी को मारपीट से नफरत है। ये पहली बार था जब ग्योमी ने अपनी पूरी ताकत से किसी को मुक्का मारा था और अपनी ताकत देखकर तो खुद ग्योमी भी डर गया था। अगर उस दिन डीमन का अटैक नहीं होता तो ग्योमी को भी कभी पता ही नहीं चलता कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्योमी सुबह होने तक उस डीमन के सिर को मारता ही रहा। इस लड़ाई में ग्योमी भी बहुत घायल हो गया था। उसने सायो को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल
दी थी। लेकिन जब लोग यहाँ मदद के लिए पहुंचे तब पता है सायो ने ग्योमी के बारे में क्या कहा था? वो आदमी एक मॉन्स्टर है, उसने सभी को मार दिया। ये सुन तांजिरो भी चौंक जाता है। ग्योमी कहता है कि रात में जो हुआ उसे देख सायो डर गई होगी और वो सिर्फ 4 साल की थी तो उससे गलती हो गई। बच्चे ऐसे ही होते हैं। ग्योमी चाहता था कि सायो उसका शुक्रिया करे, पर वो जान गया कि बच्चों को सिर्फ अपनी ही चिंता होती है। सुबह होते ही उस डीमन की लाश राख बनकर उड़ गई थी। वहाँ सिर्फ ग्योमी और बच्चों की लाशें थीं। तो ग्योमी पर उनके मर्डर का इल्जाम लगाया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। अगर मास्टर कागाया उसे बचाने नहीं आते तो ग्योमी मर चुका होता। उस दिन के बाद से ग्योमी किसी पर भरोसा नहीं करता है और उसने तांजिरो पर भी शक किया था। इंसान का असली चेहरा भयानक परिस्थिति में ही सामने आता है, पर तांजिरो ना तो मैदान छोड़कर भागा और ना ही उसने झूठ बोला। वो ईमानदार है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की क्वालिटी हर परिस्थिति में मेंटेन कर पाते हैं। मैंने कई लोगों को अपने दिल की आंखों से देखा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि तांजिरो तुम एक स्पेशल चाइल्ड हो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा कि तुम सही राह पर चलो और कभी अपना रास्ता न भटको। ये सब सुनकर तांजिरो की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। वो ग्योमी का शुक्रिया करता है और उससे कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। ग्योमी अब तांजिरो के सिर पर हाथ फेरने लगता है, ठीक जैसे वो सायो के सिर पर हाथ रखता था, और कहता है कि तांजिरो की उसके साथ ट्रेनिंग अब पूरी हो गई है। इसके बाद खाना खाते समय गेन्या तांजिरो और इनोसुके को बताता है कि इतना सब होने के बाद भी ग्योमी एक अच्छे इंसान है, क्योंकि गेन्या में कोई टैलेंट नहीं है, इसीलिए ग्योमी ने उसे अपना साइड किक नहीं बनाया। लेकिन ये जानने के बाद भी कि गेन्या ने एक डीमन खाया है, ग्योमी ने उसे अपना स्टूडेंट बना लिया। ग्योमी गेन्या को शिनोबू के पास भी लेकर गया था उसके शरीर की जांच करवाने के लिए। शिनोबू ने गेन्या को बहुत लेक्चर दिया था कि उसने क्या सोचकर डीमन खाया। इनोसुके अब जेनित्सु की भी फिश उठाकर खाने लगता है क्योंकि वो यहाँ पर नहीं था, पर तांजिरो उसे समझाता है कि जेनित्सु को बाद में भूख लगेगी और इनोसुके फिश वापस रख देता है और कहता है कि तुम्हें हमेशा दूसरों की पड़ी रहती है। गेन्या तांजिरो से कहता है कि तुम बहुत जिद्दी हो, तो शिनोबू तुम्हें भी लेक्चर देती होगी। तांजिरो कहता है कि ऐसा नहीं है और शिनोबू बस उनकी हेल्थ की चिंता करती है। तांजिरो कहता है कि खाना खाने के बाद वो गियू की ट्रेनिंग के लिए उसके पास जाने वाला है। वो गेन्या को भी साथ चलने को बोलता है, पर गेन्या कहता है कि वो चाह कर भी नहीं चल सकता क्योंकि उसने अब तक बोल्डर को 109 मीटर यानी 1 चो तक नहीं धकेला है, क्योंकि वो ब्रीदिंग टेक्निक यूज नहीं कर सकता। अब इस बात पर इनोसुके गेन्या का मजाक उड़ाने लगता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। इनोसुके को रोकने के लिए तांजिरो उसके ऊपर बैठ जाता है। तांजिरो कहता है कि जाने से पहले वो गेन्या से उसके भाई विंड हाशिरा सानेमी के बारे में कुछ बात करना चाहता है। तांजिरो इसके बाद जेनित्सु से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि उसने अपना बोल्डर धकेला या नहीं, जिस पर जेनित्सु काफी शांत स्वभाव में मना करता है। तांजिरो कहता है कि वो अगली ट्रेनिंग के लिए गियू के पास जा रहा है, लेकिन उसे जेनित्सु की चिंता हो रही है क्योंकि कुछ टाइम से जेनित्सु काफी शांत है। जेनित्सु उसे जाने के लिए गुड लक बोलता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या करना होगा। तांजिरो को अब जेनित्सु की चिंता होती है और वो पूछता है कि क्या वो उसकी कोई मदद कर सकता है, पर जेनित्सु कहता है कि तांजिरो तुम बस अपना काम करो। आखिर में जेनित्सु कहता है कि तुम एक अच्छे लड़के हो तांजिरो, शुक्रिया, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ है जो मुझे ही करना होगा। हम जेनित्सु का चेहरा देखते हैं जिस पर खून लगा हुआ था और उसके हाथ में चुनतारो का दिया वही लेटर था। उसे ही पढ़कर शायद जेनित्सु इतना सीरियस हो गया है। रास्ते में भी तांजिरो जेनित्सु के बारे में सोचता है। उसे नेजुको की भी चिंता होती है जिसे वो हाशिरा ट्रेनिंग की शुरुआत में ही छोड़कर आ गया था कि कहीं उसे अकेला महसूस ना हो रहा हो। कुछ देर में तांजिरो गियू के ट्रेनिंग यार्ड में पहुंच जाता है। यार्ड के बाहर ही गियू और सानेमी आपस में फाइट की ट्रेनिंग कर रहे थे। सानेमी विंड ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म का यूज कर गियू पर अटैक करता है, जिसे गियू ब्लॉक तो कर देता है लेकिन उसकी लकड़ी की तलवार में क्रैक आ जाता है। तांजिरो इन्हें इतनी स्पीड से लड़ते देख हैरान हो जाता है, लेकिन अब वो सब कुछ साफ साफ देख पा रहा था। लड़ते हुए सानेमी गियू को चिढ़ाता है कि तुमने कहा था ना कि तुम हम सबसे अलग हो, पर तांजिरो ही था जो उस लाइन का असली मतलब जानता है। दोनों में काफी कमाल की लड़ाई होती है और आखिर में दोनों की ही तलवारें टूट जाती है। सानेमी अब कहता है कि चलो हाथों से ही लड़ाई करते हैं, पर तांजिरो उनके बीच में आकर उन्हें लड़ने से मना करता है। सानेमी जो कि तांजिरो पर अब भी गुस्सा था, वो तांजिरो को याद दिलाता है कि उसे सानेमी से दूर रहने के ऑर्डर्स मिले हैं। तो मेरे सामने आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तांजिरो पूछता है कि तुम दोनों ओहागी मिठाई के लिए लड़ रहे हो क्या? मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा।
सानेमी गुस्से में पूछता है कि तुम मजाक कर रहे हो ना, पर तांजीरो कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें मिठाई बहुत पसंद है ना। जब तांजीरो सानेमी के यहाँ ट्रेनिंग कर रहा था तब उसे बार बार मिठाई की खुशबू आती थी, तो इस तरह से उसे पता चला। अब गियू भी सानेमी से पूछता है कि तुम्हें ओहागी मिठाई पसंद है। तांजीरो बीच में ही बोलने लगता है कि अरे मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट होती है, मुझे भी मेरी दादी के हाथ की ओहागी बहुत पसंद थी। अब सानेमी गुस्से में तांजीरो को मुक्का मारकर हवा में उड़ा देता है। तांजीरो को जब होश आता है तो गियू उसके पास बैठा था। वो तांजीरो को बताता है कि सानेमी गुस्से में यहाँ से चला गया। तांजीरो पूछता है कि वो दोनों लड़ क्यों रहे थे, जिस पर गियू बताता है कि वो लड़ नहीं रहे थे बल्कि बस ट्रेनिंग कर रहे थे। ये भी हाशिरा ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, इसीलिए इनके पास लकड़ी की तलवारें थी। तांजीरो अब इनकी ट्रेनिंग में दखल देने के लिए माफी मांगता है। गियू कहता है कि कोई बात नहीं, सानेमी हमेशा गुस्से में रहता है, तो गियू उसके सामने कुछ बोल नहीं पाता। पर उसे अब सानेमी का फेवरेट फूड पता चल गया है। अब गियू अपनी पॉकेट में ओहागी रखा करेगा और सानेमी को देकर उससे दोस्ती कर लेगा, जो कि तांजीरो को भी अच्छा आइडिया लगता है। इस तरह उन सब में दोस्ती हो जाएगी। इधर सानेमी अकेले घर जा रहा था और वो अब गुस्सा था कि तांजीरो ने उसकी ट्रेनिंग बिगाड़ दी। आज ट्रेनिंग करने के लिए मुइचिरो और ओबनाई भी नहीं थे। सानेमी सोचता है कि वो तांजीरो सच में इतना बुद्धू है या दिखावा करता है। तभी सानेमी को झाड़ियों में किसी चीज की आवाज आती है और वो अपने हाथ से उस चीज को पकड़ लेता है। वो देखता है कि उसके हाथ में एक डीमन की आंख थी, जिसे देख सानेमी कंफ्यूज हो जाता है और डीमन की आंख राख बनकर उड़ जाती है। और अब सानेमी को समझ आता है कि डीमंस उनके यहाँ घुसपैठ कर चुके हैं। इसके बाद हम उबुयाशी की मेंशन को देखते हैं, जिसमें मास्टर कागाया और उनकी वाइफ थी। अचानक ही मेंशन का दरवाजा खुलता है और हम किसी की परछाई को देखते हैं जो कि अंदर आ रहा था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि डीमंस का राजा मुजान किबुत्सुजी था। मुजान धीरे धीरे अपने कदम मास्टर कागाया की तरफ बढ़ा रहा था। मुजान कागाया के ठीक सामने जाकर खड़ा होता है। कागाया, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, वो गर्दन घुमाकर अपने इस बिन बुलाए मेहमान की तरफ देखता है और कहता है कि आखिर तुम आ गए, ये हमारी पहली मुलाकात है ना मुजान किबुत्सुजी। मुजान कहता है कि तुम्हारी हालत तो बहुत बुरी हो गई है कागाया। कागाया अपनी पत्नी अमाने से पूछता है कि मुजान दिखने में कैसा लगता है। अमाने बताती है कि ये डीमन बिल्कुल एक आदमी की तरह दिखता है, जिसकी उम्र 25 साल के आसपास होगी, लेकिन इसकी आंखें गुलाबी कलर की हैं और उसकी पुतलियां बिल्ली की आंखों जैसी है। कागाया कहता है कि मुझे पता था तुम जरूर आओगे, क्योंकि उबुयाशी की फैमिली पर तुम जरूर बहुत गुस्सा होगे। इसीलिए कागाया जानता था कि मुजान पर्सनली उसे मारने आएगा। मुजान कहता है कि तुमने सही कहा, हजारों सालों से उबुयाशी की फैमिली मेरे कामों में टांग अड़ाती आई है, लेकिन कितनी शर्म की बात है कि तुम पहले ही मौत के बिस्तर पर लेटे हो। ये देख मैं काफी निराश हुआ कि उबुयाशी की फैमिली का हेड इस हालत में पड़ा है। कागाया कहता है कि तुम सही हो। करीब 6 महीने पहले कागाया के डॉक्टर ने उसे कहा था कि वो 2-4 दिन में ही मर जाएगा, लेकिन कागाया अब तक भी जिंदा है, क्योंकि मुजान के लिए उसके दिल में जो गुस्सा है वो उसे मरने नहीं दे रहा। मुजान कहता है कि तुम्हारे सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। कागाया इसके बाद रिवील करता है कि असल में वो और मुजान एक ही ब्लड लाइन यानी एक ही वंश के हिस्से हैं, क्योंकि मुजान हजारों साल पहले पैदा हुआ था, तो शायद ये बात उसे पता नहीं होगी। ये बात जानने के बाद भी मुजान को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कागाया से पूछता है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। कागाया इसका जवाब देते हुए कहता है कि मुजान जैसे डीमन को जन्म देने की वजह से उबुयाशी की फैमिली पर कर्ज लग गया था। इस परिवार में जन्मा हर बच्चा कमजोर होता था और छोटी उम्र में ही मर जाया करता था। उबुयाशी की फैमिली का वंश खत्म होने ही वाला था। तब एक प्रीस्ट इनके पास आया और उसने बताया कि इस फैमिली ने एक डीमन को जन्म दिया है। अब इन्हें अपना पूरा जीवन उस डीमन को मारने में समर्पित करना होगा, तभी इनकी ब्लड लाइन बच पाएगी। उन्होंने ऐसा ही किया। साथ ही उबुयाशी की फैमिली में जन्मे लड़कों की शादी किसी प्रीस्ट की बेटी से ही कराई जाती है। अमाने भी एक प्रीस्ट फैमिली से है, जिसके बाद से इनके बच्चे थोड़ी ज्यादा उम्र तक जिंदा रहने लगे। लेकिन फिर भी उबुयाशी की खानदान में आज तक 30 साल से ज्यादा कोई भी जिंदा नहीं रह पाया है। मुजान कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारी बीमारी तुम्हारे दिमाग तक पहुंच गई है क्या? मेरे डीमन बनने का तुम्हारे कर्ज से कोई लेना देना नहीं है। मैंने अब तक हजारों इंसानों को मारा है, पर मुझे तो ऊपर वाले ने आज तक सजा नहीं दी। इन हजारों सालों में मैंने आज तक किसी भगवान या बुद्धा को नहीं देखा
कागाया कहता है कि सबका सोचने का तरीका अलग होता है और मुजान से पूछता है कि आखिर तुम्हारा सपना क्या है? इस 1000 सालों में आखिर तुम किस चीज की चाह रखते हो? मुजान अपने मन में सोचता है कि ये कैसी अजीब सी फीलिंग है। डीमन स्लेयर कॉर्प्स का लीडर मेरे सामने है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर कोई नफरत नहीं है। तभी मुजान पास में कागाया की दोनों लड़कियों को देखता है जो कि आपस में एक गेंद से खेल रही थीं और कोई पोयम गा रही थीं। शायद वो दोनों मुजान को नहीं देख सकती। मुजान को यहाँ पर अजीब तरह की राहत महसूस हो रही थी। उसे एक अपनापन भी महसूस हो रहा था। मुजान जानता था कि इस पूरे मेंशन में सिर्फ 4 लोग हैं, कागाया, उसकी वाइफ और उनकी 2 बेटियां। यहाँ पर एक गार्ड तक नहीं था। मुजान जब कोई जवाब नहीं देता तो कागाया खुद ही बोलता है, मुझे पता है तुम हमेशा जिंदा रहना चाहते हो, तुम अमर होने के सपने देखते हो। मुजान उसकी बात से सहमत होता है और कहता है कि नेज़ुको के मिलते ही मैं अपने इस सपने को पूरा कर लूंगा। कागाया कहता है कि तुम्हारा सपना कभी सच नहीं होगा मुजान, जिस पर मुजान बोलता है कि लगता है तुमने नेज़ुको को काफी अच्छे से छुपा रखा है, लेकिन मुजान के पास उसे ढूंढने के लिए दुनिया भर का समय है। कागाया कहता है कि तुम गलत हो। अगर इस दुनिया में कुछ अमर है तो वो है इंसानों की भावनाएं, वो हमेशा जिंदा रहती हैं। मुजान को ये बात फालतू लगती है। कागाया आगे कहता है कि हजारों सालों से डीमन स्लेयर कॉर्प्स बंद नहीं हुआ, ना जाने कितने स्लेयर्स की जान चली गई, लेकिन डीमन स्लेयर कॉर्प्स अब भी है। यही इस बात का सबूत है कि इंसानों की भावनाएं अमर रहती हैं। ऐसे डीमन को माफ ना करने की भावना जिसने अब तक ना जाने कितने मासूम लोगों की जान ली है, और तुम्हारे पापों के लिए अब तक तुम्हें किसी ने माफ नहीं किया है। इन 1000 सालों में किसी एक ने भी नहीं। कागाया आगे कहता है कि मुजान, तुमने एक शेर की पूंछ पर पैर रखकर उसके अंदर के गुस्सैल ड्रैगन को जगा दिया है, जो कि अभी तक शांत था। इन शेरों की नजरें तुम पर गड़ी हुई हैं और ये शेर तुम्हें कभी भागने नहीं देंगे। अगर तुम मुझे मार भी देते हो तो डीमन स्लेयर कॉर्प्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। लेकिन अगर तुम मर गए तो तुम्हारे साथ बाकी सारे डीमंस भी नष्ट हो जाएंगे, है ना मुजान? ये बातें सुनकर मुजान को अब गुस्सा आने लगता है और वो कागाया से चुप रहने को बोलता है। आखिर में कागाया बोलता है कि भले ही मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरी मौत वेस्ट नहीं जाएगी। डीमन स्लेयर्स मेरी बहुत इज्जत करते हैं, खासकर हाशिरा मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मेरी मौत से वो लोग पहले से भी ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। मुजान कागाया से पूछता है कि तुम्हारी ये बकबक खत्म हुई कि नहीं, और वो अपने पंजे से कागाया को मारने के लिए तैयार हो जाता है। कागाया कहता है कि उसकी बात पूरी हुई। उसकी बात इतनी देर तक सुनने के लिए कागाया मुजान का शुक्रिया भी करता है। इसी समय कासुगाई क्रोज ने चारों तरफ इमरजेंसी अनाउंसमेंट कर दी थी कि उबुयाशी की रेसिडेंस पर अटैक हुआ है, जल्दी चलो। सानेमी, ओबनाई, मित्सुरी, मुइचिरो, शिनोबू, गियू और तांजीरो सभी ये खबर सुनकर डर गए थे और पूरी तेजी से भाग रहे थे, और सबको अपने मास्टर की चिंता हो रही थी। पिछली जो हाशिरा मीटिंग हुई थी उसमें सानेमी ने कहा था कि मास्टर कागाया अकेले रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कम से कम 2 हाशिरास को उनके साथ रहना चाहिए। गियोमी कहता है कि जब से वो हाशिरा बना है वो भी मास्टर से यही सवाल कर रहा है, लेकिन उन्होंने सुरक्षा लेने से हमेशा मना ही किया है। उनका मानना है कि हाशिरास ज्यादा कीमती होते हैं और उनका इस्तेमाल पर्सनल गार्ड्स की तरह नहीं किया जाना चाहिए। शिनोबू बताती है कि उसने सुना है कि इतिहास में किसी उबुयाशिकी के हेड ने कभी कोई गार्ड नहीं रखा है। अब सभी मास्टर की चिंता करते हुए उनके मेंशन की तरफ भाग रहे थे। इधर इससे पहले कि मुजान कागाया को मार पाता, अचानक मेंशन के नीचे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, और इस धमाके वाले सीन को इतनी खूबसूरती से एनिमेट किया गया है कि आंखों को विश्वास ही नहीं होता। एक पल में पूरा मेंशन तबाह हो जाता है। सानेमी और बाकी हाशिराज इस धमाके को देखकर दंग रह जाते हैं और डर जाते हैं। वहीं तांजीरो को जले हुए खून और मांस की बदबू आने लगती है। मुजान खुद भी इस धमाके की चपेट में आ गया था और उसका आधा शरीर जल चुका था, लेकिन वो जल्दी से अपने शरीर को रीजनरेट करने लगता है और कागाया को गाली देते हुए कहता है कि अपनी निर्मल बुद्धा जैसी मुस्कुराहट के साथ भी उसने खुद को इस धमाके में उड़ा दिया
उसने अपनी बीवी और बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। मुजान ने कागाया को कम समझा था। मुजान जानता था कि उसके लिए यहाँ कोई जाल बिछाया गया होगा, लेकिन इतना बड़ा ट्रैप तो उसने भी नहीं सोचा था। धमाके में ढेर सारे स्पाइक्स भी मिलाए गए थे, जिससे मुजान की हीलिंग को जितना हो सके उतना धीमा किया जा सके, जिसका मतलब है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कागाया ने और भी कुछ सोचा होगा। मुजान सेंस कर लेता है कि हाशिराज उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, मगर मुजान को उनसे खतरा नहीं है। उस कमीने इंसान ने खुद को चारे की तरह इस्तेमाल किया है। उसने सारा गुस्सा और नफरत अपने दिल में दबाए रखा और मुजान को भनक भी नहीं लगने दी। इतनी कम उम्र में ऐसी खूनी सोच काबिले तारीफ है। क्या उसकी पत्नी और बच्चों को इस प्लान के बारे में पता था? खैर, मुजान अब शांत रहकर अपने शरीर को रीजनरेट करने में फोकस करता है, लेकिन तभी उसके चारों तरफ कुछ ब्लड सीड्स आ जाते हैं। मुजान समझ जाता है कि यह जरूर किसी का ब्लड डीमन आर्ट है। इन सीड्स में से ढेर सारे स्पाइक्स निकलते हैं जो कि मुजान के शरीर को जकड़ लेते हैं। मुजान अब पूरी तरह फंस गया था, लेकिन वो स्पाइक्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। अचानक ही तमायो यहाँ आती है और मुजान के पेट में अपना हाथ घुसा देती है। मुजान को समझ नहीं आता कि तमायो कहाँ से आ गई। तमायो बताती है कि ये ब्लड सीड्स उस इंसान का ब्लड डीमन आर्ट है जिसे मुजान ने एसाकुसा में डीमन में बदला था, और तमायो ने खुद को योशिरो के तालिस्मान से गायब किया हुआ था। मुजान सोचता है कि ये औरत आखिर यहाँ आई क्यों है। मुजान अब तमायो का हाथ भी एब्जॉर्ब कर लेता है और तमायो बताती है कि उसने अपनी मुट्ठी में एक दवाई रखी हुई थी जो कि डीमंस को वापस इंसान बना देती है। मुजान कहता है कि ऐसी कोई भी दवाई नहीं होती है, जिस पर तमायो कहती है कि किसी से मदद लेकर उसने ये दवाई हाल ही में बनाई है। मुजान अब तमायो का सिर पकड़ लेता है और कहता है कि उसे मुजान से नफरत करने का कोई हक नहीं है। तुमने खुद ही अपने पति और बच्चों को मार कर खाया था, मैंने तो बस तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें डीमन में बदला था। तमायो रोते हुए कहती है कि अगर उसे पता होता तो वो कभी डीमन नहीं बनती। वो तो बस अपनी बीमारी से बचना चाहती थी ताकि अपने बच्चों को बड़ा होते देख सके, लेकिन मुजान के उसे डीमन बनाते ही उसने अपनी फैमिली को मार दिया। मुजान कहता है कि तुमने उसके बाद भी कई इंसानों को मारा है और उन्हें खाने में तुम्हें बहुत मजा भी आता होगा। तमायो कहती है कि हाँ, उसने कई लोगों को मारा है और अपने उन पापों के प्रायश्चित के लिए आज वो भी मुजान के साथ यहीं मरेगी। इसके बाद तमायो चिल्लाते हुए कहती है कि ग्योमी, अब तुम्हारी बारी। इसके बाद हम ग्योमी को देखते हैं जो कि पहले से ही यहाँ आ चुका था और वो भी योशिरो के तालिस्मान से छुपा हुआ था। ग्योमी अपने चेन वाले हथियार को जोर से घुमाता है और उसके एक ही वार से वो मुजान के सिर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। एक फ्लैशबैक में ग्योमी बताता है कि जब वो 18 साल का था तब उसकी मुलाकात मास्टर कागाया से हुई थी और वो तब सिर्फ 14 साल के थे। ग्योमी को इस बात से काफी हैरानी हुई थी कि कागाया उम्र में उससे भी छोटा है। कागाया ग्योमी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम खूनी नहीं हो और तुम सबकी सुरक्षा करना चाहते हो। ये सुन ग्योमी घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है। ग्योमी बताता है कि कागाया उस समय भी वही बात करते थे जो कि लोग सुनना चाहें। ग्योमी की जब कागाया से आखिरी मुलाकात हुई थी तब कागाया ने यह प्रेडिक्ट किया था कि अगले 5 दिन में मुजान उसके पास आ जाएगा और कागाया चाहता था कि उसे चारे की तरह इस्तेमाल करके ग्योमी उसकी गर्दन उड़ा दे। ग्योमी पूछता है कि उसे कैसे पता कि मुजान आएगा, जिस पर कागाया कहते हैं कि ये तो बस उसकी इंस्टिंक्ट है। ये रिवील होता है कि उबुयाशी की फैमिली के पास कमाल की इंस्टिंक्ट होती है जिसे फोरसाइट भी कहा जाता है, यानी कि उनके पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी होती है। उसी के इस्तेमाल से उबुयाशी की फैमिली इतनी अमीर है और वो कई बार भारी संकट से भी बचे हैं। कागाया जानता था कि बाकी हाशिरास कभी भी उसे चारे की तरह इस्तेमाल करने को राजी नहीं होंगे, इसीलिए वो अपने सबसे पुराने हाशिरा ग्योमी को ये जिम्मेदारी सौंपता है। ग्योमी कहता है कि वही होगा जो मास्टर की आज्ञा होगी। कागाया अब ग्योमी का शुक्रिया करता है और उम्मीद करता है कि अब उसके कोई भी बच्चे यानी कि स्लेयर्स ना मारे जाएं। कहानी प्रेजेंट में आती है जहां ग्योमी मुजान का सिर उड़ाने में कामयाब हो गया था, लेकिन ठीक जैसा कागाया को लगा था कि सिर कटने से भी मुजान की मौत नहीं होती और वो वापस अपना सिर रीजनरेट कर लेता है। कागाया ने बताया था कि अगर सिर कटने से भी मुजान नहीं मरा तो सिर्फ सूरज की रोशनी ही उसे खत्म कर सकती है, तो ग्योमी को उसके साथ सनराइज होने तक बैटल करना होगा। लेकिन मुजान की रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा तेज थी। धमाके और तमायो के अटैक के बाद भी मुजान बहुत ताकतवर है, लेकिन ग्योमी खुद से प्रॉमिस करता है कि वो सुबह होने तक इस राक्षस को यहीं बांध के रखेंगे। मुजान अब अपने ब्लड डीमन आर्ट ब्लैक ब्लड ब्रैम्बल्स का इस्तेमाल करता है और ग्योमी पर अटैक करता है, लेकिन ग्योमी स्टोन ब्रीदिंग के 3rd फॉर्म से उस अटैक को फेल कर देता है। तभी सानेमी यहाँ पहुंच जाता है
और गुस्से में मुजान से पूछता है कि उसने मास्टर का क्या किया। इसके बाद बाकी हाशिराज भी यहाँ पहुंच जाते हैं और मास्टर के बारे में पूछने लगते हैं। मुजान को अब चारों तरफ से हाशिराज ने घेर लिया था, ठीक जैसा कागाया का प्लान था। ग्योमी अब चिल्लाकर सबको बताता है कि ये डीमन ही मुजान किबुत्सुजी है और सिर कटने पर भी उसकी मौत नहीं होती, जो सुनकर सभी हाशिराज चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी मुजान को नहीं देखा था। तांजीरो ही था जो पहले भी मुजान से मिल चुका है। अब सभी हाशिराज अपने ब्रीदिंग फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए मुजान पर अटैक करने उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तांजीरो भी हिनोकामी कागुरा का इस्तेमाल करता है, लेकिन जैसे ही ये सब मुजान के करीब जाते हैं मुजान मुस्कुराने लगता है। अचानक ही सभी हाशिराज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वहाँ बड़े से दरवाजे आ जाते हैं, जिनके अंदर गिरने से ये सभी इन्फिनिटी कैसल में पहुंच जाते हैं। सिर्फ हाशिराज ही नहीं बल्कि गेन्या जो कि अपनी शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, इनोसुके जो कि खाना खा रहा था और बाकी सभी डीमन स्लेयर्स भी इन्फिनिटी कैसल के अंदर जा गिरते हैं। कासुगाई क्रोज उड़ते हुए देखते हैं कि ये जगह खत्म ही नहीं हो रही थी। इनोसुके तो यहाँ आकर खुश हो जाता है और लड़ने को तैयार भी हो जाता है। बाकी सब डरे हुए थे। अगर कोई डरा हुआ नहीं था तो वो था जेनित्सु, जो कि चेहरे से बहुत सीरियस लग रहा था। बाकी सभी हाशिराज अलग अलग जगह पर जाकर गिर रहे थे। मुजान तांजीरो से कहता है कि तुम्हें सच में लगा कि तुम मुझे पकड़ सकते हो? तुम सब नर्क में आ गए हो। आज की रात एक भी डीमन स्लेयर जिंदा नहीं बचेगा। तांजीरो चिल्लाते हुए कहता है कि अगर कोई नर्क में जाएगा तो वो तुम हो मुजान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुजान भी उससे कहता है कि हिम्मत है तो मार के दिखाओ, कमा दो तांजीरो। और सीजन का आखिरी एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह हाशिरा ट्रेनिंग आर्क कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले किसी नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।